हेलो फ्यूचर चैनल। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी सीए फाइनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग की क्लास नंबर 1, जिसमें अपन पढ़ेंगे फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अभी देखो, फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क क्या इंडेक्स होते हैं? नहीं, फ्रेमवर्क इंडेक्स नहीं होते। फ्रेमवर्क एक ब्रॉड गाइडलाइंस होती है जिसके अंडर इंडेक्स बनाए जाते हैं। मतलब ये एक ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेसिस पे ही मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना पड़ता है। मतलब ये एक ब्रॉड गाइडलाइंस है कि एसेट ये होता है, लाइबिलिटी ये होती है, इनकम ये होती है, एक्सपेंडिचर ये होता है। तो ये बेसिकली क्या है, एक फंडामेंटल्स होते हैं जो कि these are the fundamentals that help us building the various accounting standards। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे हमारे फंडामेंटल्स मतलब हमारी इंफॉर्मेशन जैसे अंडरस्टैंडेबल होती है। ये कौन बताता है? ये हमारा फ्रेमवर्क बताता है। ऐसी हमें इंफॉर्मेशन देनी चाहिए जो रेलेवेंट हो, जो कि रिलायबल हो, जो कि कंपेयर कर सके बंदा। तो इसलिए हम हमेशा कंपैरेटिव्स में देखते हैं कि दोनों फिगर्स कंपैरेबल है या नहीं है। तो फ्रेमवर्क क्या है? दीज आर द ब्रॉडर प्रिंसिपल दैट गवर्न्स क्या बोलते हैं हमारे, जिसकी मदद से हम मतलब एक तरीके से मैं बोलूं, फ्रेमवर्क एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। जिस चीज की अकाउंटिंग नहीं भी पता, मतलब कोई ऐसा एक कोई ट्रीटमेंट है जिसकी अकाउंटिंग मुझे नहीं पता, तब भी उसकी अकाउंटिंग कौन बताएगा? फ्रेमवर्क बताएगा। मतलब फ्रेमवर्क को मद्देनजर रखते हुए मुझे हर काम करना होता है। तो अब देखो, अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्रेमवर्क। पर्पस क्या है, स्कोप क्या है, एंड वी विल नो द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो आपको पता ही है। यूजर्स कौन कौन है? इन्वेस्टर्स है, एम्प्लॉइज है, लेंडर्स है, सप्लायर्स एंड अदर ट्रेड क्रेडिटर्स। मतलब जो जो हमें पता है, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज, लेंडर्स, ये सब तो आपको पता है ना? गवर्नमेंट, पब्लिक। तो ये सारे वेरियस यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो अभी हम सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पर्पस ऑफ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का क्या पर्पस है? फ्रेमवर्क का पर्पस ये है कि जिस चीज के लिए इंडेक्स नहीं भी बनाए गए, तब भी हम उसकी अकाउंटिंग अच्छे से कर पाए। तो फ्रेमवर्क का पर्पस पहला क्या है? टू इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचर इंडेक्स। ये इंडेक्स को बनाने में भी काम आता है। जिसके ऊपर इंडेक्स नहीं बने हुए, ठीक है, उसे देखो, जिसके ऊपर बना हुआ है उसे अप्लाई करने में भी काम आता है। जिसका नहीं बना हुआ उसके लिए डेवलप करने में भी काम आता है। एंड इट हेल्प्स इन इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो, हमें इंडेक्स बनाने के लिए फ्रेमवर्क को माइंड में रखना पड़ता है, हमें इंडेक्स को अप्लाई करने के लिए फ्रेमवर्क को माइंड करने रखना पड़ता है, और वेरियस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने के लिए भी हमें फ्रेमवर्क को ही माइंड में रखना पड़ता है। तो देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रेमवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फ्रेमवर्क पढ़ लिया अपन ने। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फ्रेमवर्क? अभी हमने समझा कि इट्स पर्पस इज टू डेवलप, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द इंडियाज, it helps in application of the Indias, and it helps in interpreting the information that is contained within the financial statements। ठीक है, अब अपन चलते हैं। we have also covered what who are the users of the financial statement। ये हमें पता है, इन्वेस्टर्स है, एम्प्लॉइज है, लेंडर्स है, सप्लायर्स है, क्रेडिटर्स है, कस्टमर्स है, गवर्नमेंट एंड पब्लिक। तो बेसिकली ये हमारे फंडामेंटल्स है। अब मैं चलता हूँ स्टडी मटेरियल की और। स्टडी मटेरियल में क्या है? फ्रेमवर्क अभी अपन ने समझा। फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये डायग्राम मैंने वहां पे यही से लिया है। फ्रेमवर्क, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर इंडियाज। ठीक है, it helps in applying the indices, it helps in interpreting the information that is contained in the financial statement, जो कि हमें उस इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है। तो बेसिकली ये फ्रेमवर्क की पर्पस है। अब जो हमारा है वो हम थोड़ा सा ये वाला हम कॉन्सेप्ट, फ्रेमवर्क क्या क्या डील करता है। फ्रेमवर्क डील करता है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमें हमें हमारी ट्रू पोजीशन पता चले। तो इट हेल्प्स इन द तो अभी हमने पढ़ा व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फ्रेमवर्क। पर्पस क्या था? टू डेवलप द इंडेक्स, टू अप्लाई द इंडेक्स, मतलब इंडेक्स को अप्लाई करने में भी हेल्प करता है, उसकी डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, एंड टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन दैट इज कंटेन्ड विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पर्पस था। अब अपन पढ़ते हैं स्कोप क्या है फ्रेमवर्क का। व्हाट इज द स्कोप? तो फ्रेमवर्क का स्कोप जो है दैट इज रिलेटेड टू दी
ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हमें इसमें समझना पड़ता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हमें हमारी ट्रू पोजीशन पता चले, तो हमें उस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है। क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। व्हाट क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, जैसे अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेलेवेंट होनी चाहिए, रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करे, एंड दैट शुड बी कंपैरेबल। तो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होने चाहिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और हम इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस भी पढ़ते हैं, लाइक एसेट क्या होता है, इनकम क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, एंड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो हम इसमें फ्रेमवर्क में क्या क्या चीजें होती है, देखो फ्रेमवर्क में क्या क्या होता है, एक तो ये बताता है क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। दूसरा ये डेफिनेशंस बताता है कि क्या एसेट होता है, क्या लाइबिलिटी होता है, क्या इनकम होता है, क्या एक्सपेंडिचर होता है। एंड वी विल at the end we will discuss a concept called as capital maintenance। कैपिटल मेंटेनेंस का हमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली हमारे स्कोप ऑफ फ्रेमवर्क है। अब आपने क्या समझा, अभी आपने फ्रेमवर्क समझा, फ्रेमवर्क का पर्पस समझ लिया, फिर आपने स्कोप ऑफ फ्रेमवर्क पढ़ा, फिर हम पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपको पता है, इसमें कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। तो अब देखो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते क्यों है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का पर्पस क्या है कि हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चले, हमें हमारी ट्रू पोजीशन पता चले, इसलिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा पर्पस ऑफ द फ्रेमवर्क। पर्पस क्या है फ्रेमवर्क का, पर्पस क्या है? पर्पस बहुत सिंपल है कि हमें डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में हेल्प करता है, टू अप्लाई द इंडियस में हेल्प करता है, एंड टू इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये हमारा पर्पस है। फिर हमने पढ़ा स्कोप ऑफ फ्रेमवर्क। स्कोप मतलब क्या क्या दायरे कवर करता है, ये डिफाइन करता है क्या क्या ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। क्या ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? टू गिव द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा, फिर हमने सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर हमने वेरियस डेफिनेशन पढ़ी, जैसे एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। फिर हम कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस पढ़ेंगे, और फिर हमें क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम बोलते हैं अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हम प्रेजेंट करें, रिलायबल इंफॉर्मेशन हम प्रेजेंट करें, और हमारी क्या बोलते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपैरेबिलिटी, ये चार फीचर होने चाहिए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट होनी चाहिए। अब जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम उसमें कुछ अजम्पशंस लेते हैं। देखो अभी हमने पर्पस पढ़ लिया, स्कोप पढ़ लिया। स्कोप में हमने चार चीजें पढ़ी, पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि हम यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर वो सब होंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे फिर हम लास्ट में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम होगा कैपिटल मेंटेनेंस। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट कॉल्ड कैपिटल मेंटेनेंस। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, पर्पस पढ़ लिया, स्कोप पढ़ लिया, यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया टू डिटरमिन द ट्रू पोजीशन, ट्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में हम दो अजम्पशन लेते हैं। क्या क्या अजम्पशन है? एक अक्रूवल अजम्पशन है कि जो भी खर्चा होना था, हम कैश बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाते, हम हमेशा अक्रूवल बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं। मतलब जैसे ही वो खर्चा अक्रू हो गया, वी नीड टू रिकॉग्नाइज इट। अक्रूवल बेसिस ऑफ बुक्स, अक्रूवल बेसिस में हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं। एंड दूसरी अजम्पशन क्या होती है, गोइंग कंसर्न बेसिस। तो हम दो अजम्पशंस लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। तो अक्रूवल बेसिस, लेट्स सपोज एंटिटी ने नवंबर में माल बेचा, इसकी पेमेंट मुझे जनवरी में आई, ठीक है, लेकिन मेरा जो ईयर एंड है वो 31 दिसंबर है। तो इस हिसाब से तो क्या हुआ, पेमेंट तो आई नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में, लेकिन जो मेरी सेल है वो पुराने साल की है। तो मुझे कब सेल बुक करनी चाहिए, क्या दिसंबर में बुक करनी चाहिए या जनवरी में बुक करनी चाहिए? मतलब जब एक्चुअल सेल हुई है, मतलब नवंबर, मतलब पिछले साल बुक करनी चाहिए या अगले साल बुक करनी चाहिए? तो द राइट आंसर वुड बी द एंटिटी शुड बुक द रेवेन्यू विद इन नवंबर ओनली, क्योंकि एक्चुअल सेल तो नवंबर में ही हो गई है। तो गुड्स हमें, मतलब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स should be prepared using the accrual basis of accounting only। हमें किस हिसाब से बनाना है, अक्रूवल बेसिस के हिसाब से। तो हमारी अंडरलाइन assumption क्या है, अक्रूवल एंड गोइंग कंसर्न, दो दो हमारी बेसिक अकाउंटिंग assumption है। तो हमें अक्रूवल बेसिस पे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं। तो ये हमारा पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। अंडरलाइन assumption में अक्रूवल हमने समझ लिया है। गोइंग कंसर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल अभी हम देखेंगे। देखो जब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न पे बनते हैं तो आपका नॉर्मल चीजें चलती है, मतलब डेप्रिसिएशन बुक होगा, ठीक है। लेकिन जब जब हम ये मानते हैं कि अब ये एंटिटी बंद होने वाली है, आने वाले
पता नहीं कितने टाइम में बंद हो जाएगी। तो जो हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो हमेशा कैश बेसिस पे बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो कैश बेसिस पे बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी एक नीचे इलस्ट्रेशन है, अभी आप देखो इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना है 65,000, इन्वेंट्रीज कितनी है 30,000, ट्रेड रिसीवेबल 20,000, अदर एसेट्स 10,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5,000। ठीक है, फिर शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, 10% लोन एंड ट्रेड पेबल दे रखा है। फिर आपको कुछ बात एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो बेसिकली आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ये एक्सट्रैक्ट दे रखा है। इसमें क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की 5 इयर्स लाइफ है। ठीक है, लेकिन इसकी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो सिर्फ 60,000 है। तो देखो अगर हमारा गोइंग कंसर्न चल रहा है, मतलब वी आर अ गोइंग कंसर्न एंटिटी, तो हम तो क्या करेंगे, नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है क्या, कॉस्ट है, कॉस्ट है 65,000 डिवाइड विथ यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ कितना है 5 इयर्स, तो पर ईयर कितना डेप्रिसिएशन आया 13,000। तो 13,000 डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए अगर हम अक्रूवल बेसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, मतलब गोइंग कंसर्न के बेसिस पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट, सॉरी अक्रूवल को इग्नोर करिए, अगर हम गोइंग कंसर्न के बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं तो हमारा जो जो डेप्रिसिएशन होगा दैट वुड बी क्या बोलते हैं, हमारा जो डेप्रिसिएशन होगा दैट वुड बी 13,000, 65,000 डिवाइड विथ 5, तो 13,000 हुआ। लेकिन अगर मान लो मैं बना रहा हूं ऑन विदाउट फॉलोइंग द गोइंग कंसर्न असम्पशन, मतलब मैं कल ही बंद होने वाला हूं, मेरी दुकान पे कल ही ताला लग जाएगा, तो मेरा कल ही ताला लग जाएगा, तो मैं कल कितने में बेच पाऊंगा इस पीपी को, सिर्फ 60,000 में। तो जो मेरा कैरिंग अमाउंट आना चाहिए वो सिर्फ 60,000 आना चाहिए, 60,000। तो मेरा जो क्या बोलते हैं, जो मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो आएगा बैलेंस शीट में दैट वुड बी ओनली 60,000। ठीक है, तो पहले देखो, अभी देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, एक मिनट को मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब आप पहले समझो, सबसे पहले समझना है पहली एडजस्टमेंट क्या है। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को ये हमारी बैलेंस शीट है, ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट सेम टू सेम वही वाली है। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहली एडजस्टमेंट बोली है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो लाइफ है दैट इज 5 इयर्स। ठीक है, तो अब हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल दी एक्सपेंडिचर, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, अभी 65,000 इसका कॉस्ट है और मुझे पता है इसकी यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है, तो मेरा जो डेप्रिसिएशन है दैट कम्स आउट टू 13,000। तो मुझे ये एंट्री डालनी है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट। ये मेरी जर्नल एंट्री डली। ये कब डली, जब मैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फॉलो कर रहा हूँ। ये एंट्री कब डलेगी, जब मैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फॉलो कर रहा हूँ। अगर मैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फॉलो नहीं कर रहा तो मेरी क्या एंट्री डलेगी, मेरी एंट्री डलेगी 65,000 अभी अमाउंट आ रहा है, 65,000 अभी अमाउंट आ रहा है, लेकिन मैं अगर आज इसे बेचने जाऊं तो मुझे सिर्फ 60,000 रुपए मिलेंगे, तो 5,000 का मुझे डेप्रिसिएशन बुक करना पड़ेगा अगर मैं गोइंग कंसर्न नहीं फॉलो कर रहा हूं। तो अगर मैं गोइंग कंसर्न नहीं फॉलो कर रहा हूं तो जो मेरी जर्नल एंट्री होगी दैट वुड बी एक मिनट, जो मेरा डेप्रिसिएशन कितने का होगा, 65,000 मेरा अभी कैरिंग अमाउंट है, माइनस मुझे 60,000 लाना है, तो 5,000 का मुझे डेप्रिसिएशन बुक करना पड़ेगा। ये पहला एडजस्टमेंट हमारा कवर हो जाता है। तो देखो अगर आपका गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हो तो आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, अगर आप गोइंग कंसर्न नहीं फॉलो कर रहे तो आपका कैरिंग जो अमाउंट आएगा, जिसपे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमाउंट आएगा, वो बेसिकली हमारा क्या आएगा, वो हमारा बेसिकली रियलाइजेबल वैल्यू का आएगा। तो अब मैं इससे ना फिनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मैं बनाना चालू करता हूँ। तो सबसे पहले मेरा डेप्रिसिएशन आ गया, डेप्रिसिएशन जो अभी हमने रिकॉर्ड किया, डेप्रिसिएशन कितना आया, डेप्रिसिएशन अज्यूमिंग इट इज गोइंग कंसर्न तो 13,000 है, अदरवाइज कितना है 5,000 है। ये मेरा बेसिकली अगर मैं देखूं तो ये फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का मैं फॉर्मेट बना लेता हूं। तो इसमें भी मैं ये लिख लेता हूं, अज्यूमिंग गोइंग कंसर्न एंड नॉट अज्यूमिंग गोइंग कंसर्न, तो दोनों में डिफरेंट आएगा मेरा क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट। तो बेसिकली पहले वाले में क्या हुआ, हमने जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन आता वो चार्ज किया, दूसरे वाले में हमने उसे उतना ही चार्ज किया जितना हमारा क्या बोलते हैं बेसिकली हमारा क्या बोलते हैं उसे, मैं सिंपल बोलूं तो दूसरे वाले में हमने सिर्फ उसे रियलाइजेबल वैल्यू पे ही बुक किया। तो अभी हम बैलेंस शीट को भी इसी फॉर्मेट में बना लेते हैं ताकि हमारा ज्यादा हेल्प हो जाए। एक मिनट, 1 मिनट, हाँ। तो ये बेसिकली अगर देखो मैं अज्यूम करता हूँ गोइंग कंसर्न तो क्या आएगा,
और नॉट अज्यूमिंग गोइंग कंसर्न, तो बैलेंस शीट में कैसे आएगा? ठीक है, अगर मैं अज्यूम करता हूँ गोइंग कंसर्न तो मेरा अभी पीपीई क्रेडिट हुआ, कितने से क्रेडिट हुआ? बाई 13,000। ठीक है, अगर मैं अज्यूम करता हूँ नॉट अज्यूमिंग गोइंग कंसर्न तो ये मेरा बना है -5,000। तो बेसिकली ये मेरी जर्नल एंट्री डली, मेरा पी&एल में खर्चा चला गया और बैलेंस शीट में चला गया। ठीक है, अब आप चलो दूसरे एडजस्टमेंट पे। द ट्रेडर्स परचेजेस एंड सेल्स अमाउंटेड टू रुपीज 4 लाख एंड 4.5 लाख। अब देखो सेल की क्या एंट्री होगी, आपने परचेज करी 4 लाख रुपए की और सेल करी 4.5 लाख रुपए की, इसकी जर्नल एंट्री दोनों ही केस में सेम रहने वाली है, क्योंकि इसमें क्या है बेसिकली, इसमें तो मतलब आपका क्या हुआ, जैसे लेट सपोज आपने परचेज करी, परचेज कितने की करी आपने, परचेज अकाउंट डेबिट, तो आपने परचेज करी कितने की, परचेज करी आपने 4 लाख की, 4 लाख की आपने परचेज करी, तो आपने 4 लाख की परचेजेस करी। लेट सपोज आपने किसी ट्रेड पेबल से परचेज करी होगी तो टू ट्रेड पेबल, तो मेरी जर्नल एंट्री क्या हुई, परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल। अब सिमिलर बेसिस पे मेरी जर्नल एंट्री यहाँ पे भी डली होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल, और जो सेल की एंट्री डली होगी वो सेल की एंट्री डली हुई सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। तो मैंने कितने ही सेल करी है, मैंने सेल करी है फॉर अराउंड ट्रेड रिसीवेबल, है ना, तो मैंने कितनी सेल करी है, 4.5 लाख की, 4.5 मल्टीप्लाइड विद 10⁵5, तो मैंने जर्नल एंट्री डाली सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, दोनों ही तरफ यही जर्नल एंट्री आने वाली है। अब इन एंट्रीज का इफेक्ट मैं कहां पे दे देता हूं, रेस्पेक्टिव प्रॉफिट एंड लॉस में भी दे देता हूं और बैलेंस शीट में भी दे देता हूं, तो आप देखते जाना यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सेल बुक करी, सेल दोनों ही केस में मेरी सेम रहने वाली है, सेल मेरी रही 4.5 लाख की। ठीक है, दोनों ही केस में, तो दोनों ही केस में मेरी सेल कितनी रही, 4.5 लाख की, और मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स कितने रहे, ट्रेड रिसीवेबल्स मेरे बढ़ गए कितने से, 4.5 लाख से, 4.5 लाख से मेरे ट्रेड रिसीवेबल बढ़ चुके हैं, राइट। तो मेरी जर्नल एंट्री यहाँ दोनों ही केस में मेरे 4.5 लाख से ट्रेड रिसीवेबल बढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी आप देखो ट्रेड पेबल आपके कितने बढ़े, आपके ट्रेड पेबल 4 लाख से बढ़े दोनों ही केसेस में, तो आपका ये एंट्री का आपने इफेक्ट दे दिया है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो अभी देखो आपने कौन कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री डाल दी है, ये दोनों एडजस्टमेंट एंट्रीज आपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में पुट अप कर दी है। पहली डेप्रिसिएशन की एंट्री थी, दूसरी सेल और परचेज की एंट्री थी। अभी आप देखो तीसरी एंट्री क्या है, अभी आपको पूछा गया है इन्वेंट्री की जो 31 मार्च 2002 को जो आपकी कॉस्ट दे रखी है और एनआरवी दे रखी है। अभी मैंने बताया आपको, अभी अगर नॉर्मल फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं अपन, ठीक है, तो क्या होता है अपना फॉर्मूला, हम इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट दे रखी है हमें 32,000 और एनआरवी दे रखी है हमें, एनआरवी दे रखी है 40,000। तो अगर नॉर्मल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते तो हमें इन्वेंट्री को वैल्यू करना पड़ता है एज पर AS2 या फिर इंड AS2, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, इसमें से जो भी लोअर होगा। ठीक है, तो इसमें से लोअर कौन है, इसमें से लोअर है 32,000, तो हमें 32,000 पे वैल्यू करना चाहिए इन्वेंट्री को। ठीक है, इन्वेंट्री को हमें कितने पे वैल्यू करना चाहिए, अगर हम गोइंग कंसर्न को अज्यूम कर रहे हैं तो हमारी 32,000 पे इन्वेंट्री आनी चाहिए। लेकिन अगर मान लो मैं मानता हूं कि मेरी दुकान कल ही बंद हो जाएगी, मेरी दुकान कल ही बंद हो जाएगी, तो मैं कितने रुपए मिल सकते हैं मुझे इन्वेंट्री के, मुझे 40,000 रुपए मिल सकते हैं, तो मुझे कितने पे वैल्यू करनी चाहिए, फिर मुझे 40,000 पे वैल्यू करनी चाहिए। तो देखो अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ गोइंग कंसर्न तो मुझे वैल्यू करनी चाहिए 32,000 पे, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी दुकान कल ही बंद हो जाएगी तो मुझे कल कितने रुपए मिलने वाले हैं, कल मुझे 40,000 मिलने वाले हैं, तो मुझे उतने ही पे इन्वेंट्री बुक करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखो बैलेंस शीट में अभी इन्वेंट्री का जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 30,000, तो आपको इसे कितना ले जाना है, इसे आपको पहले केस में ले जाना है 32,000 पे, 32,000 पे, क्योंकि कॉस्ट और एनआरवी लोअर क्या है 32,000। तो पहले केस में जर्नल एंट्री क्या होगी, पहले केस में आपकी जर्नल एंट्री होगी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, आपने इन्वेंट्री को बढ़ाना है, कितने से बढ़ाना है, आपको 30,000 से 32,000 पे पहुंचाना है, कितने पहुंचाना है, 32,000 पे पहुंचाना है, कितने से, अभी कितना आ रहा है फिनेंशियल स्टेटमेंट में, अभी सिर्फ 30,000 आ रहा है, तो आपकी जर्नल एंट्री बनी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू चेंज इन इन्वेंट्री, इसे हम बोलते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। तो मेरी एंट्री डली इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू चेंज इन इन्वेंट्री। अब दूसरे केस में देखो, जब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि गोइंग कंसर्न नहीं है, गोइंग कंसर्न नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे कितने मिल सकते हैं इस इन्वेंट्री के पैसे, मुझे 40,000 रुपीज मिल सकते हैं, मुझे 40,000 मिल सकते हैं, तो मुझे क्या एंट्री डालनी है, मुझे इसे पहुंचाना है, कितने पे पहुंचाना है, एनआरवी पे पहुंचाना है,
एनआरवी 40,000 रुपए है और मेरे पास अभी 30,000 अमाउंट आ रहा है, तो मुझे जर्नल एंट्री डालनी पड़ेगी, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू चेंज इन इन्वेंट्री, कितने से, 10,000 रुपए से। चेंज इन इन्वेंट्री मेरा पीएनएल में चल जाएगा और इस एंट्री का इफेक्ट मेरा बैलेंस शीट में चल जाएगा। तो मैं इन दोनों एंट्रीज को इफेक्ट दे देता हूँ। इसका मैंने 2000 इफेक्ट दे दिया बैलेंस शीट में, और इसका मेरा रेस्पेक्टिव इफेक्ट जो था इसमें 10,000 का इफेक्ट था, वो मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब आप आओ नीचे पीएनएल में, तो पीएनएल में नीचे आता सेल, सेल के बाद अभी परचेजेस अभी हमारी डालनी रह गई है यहाँ पे, परचेजेस, परचेज की हमने एंट्री यहाँ पे नहीं ली अभी, तो परचेज डाल लेते हैं पहले। परचेज मेरी दोनों ही केस में सेम रहेगी। अब यहाँ पे मेरा आ जाएगा चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री कितना आएगा मेरा, चेंज इन इन्वेंट्री जो आएगा क्रेडिट में है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो बेसिकली ये चेंज इन इन्वेंट्री खर्चे में से कम होगा, क्योंकि अगर आप देखो खर्चा क्रेडिट में है, खर्चा क्रेडिट में मतलब क्या हुआ, इट शुड बी नेगेटिव, क्योंकि खर्चा मेरा क्या है, क्रेडिट में है, तो इज इक्वल टू -10,000। तो आपको ये समझ आया होगा बेसिकली क्या है। देखो ये मेरा खर्चा चल रहा है, यहाँ पे अगर आप देखो ये एक्सपेंडिचर है मेरी, एक्सपेंडिचर। तो इसमें क्या हुआ, लेट सपोज आप इसको ऐसे समझो, आपने परचेज करी 4 लाख, 4 लाख रुपए की। ठीक है, आपने परचेज करी 4 लाख रुपए की, आपके पास 30,000 रुपए की इन्वेंट्री पहले थी, शुरू में थी। आपने क्या किया, देखो यहाँ पे अपन देखते हैं ओपनिंग, ओपनिंग कितना था मेरा, ओपनिंग कितना था मेरे पास, 30,000 की इन्वेंट्री थी। ठीक है, आपने परचेज कितने की करी, अगर आप देखो परचेज कितने की करी आपने, आपने 4 लाख की परचेज करी। ठीक है, तो 4 लाख की आपने परचेज करी। आपने क्या किया, आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बच रही है, कितने की बच रही है आपके पास, इन्वेंट्री बच रही है आपके पास कितने की, 32,000 रुपए की। तो आपका खर्चा कितना आना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, तो कितना खर्चा आना चाहिए, 3,98,000। अब देखो अब आपका खर्चा कितना आ रहा है पीएनएल में, इतना ही आ रहा होगा, 3,98,000। तो चेंज इन इन्वेंट्री अगर क्रेडिट में है तो आपको खर्चे में से कम करना होता है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, खर्चे में से कम कर दिया उसे। ठीक है, सिमिलर बेसिस पे अगर आप देखते हो, नॉट अज्यूमिंग गोइंग कंसर्न का, तो ओपनिंग सेम रहा, परचेजेस सेम रही मेरी, परचेजेस मेरी सेम रही। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वहां पे कितनी थी, 40,000, 40,000। तो मेरा खर्चा कितना आना चाहिए पीएनएल में, 3,90,000, अभी कितना आ रहा है, 3,90,000। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये मेरा इनका टोटल आ रहा है 3,90,000, 3,90,000। तो ये एकदम परफेक्ट बना है। ठीक है, तो चेंज इन इन्वेंट्री खर्चे में से कम होता है ना, खर्चे में से कम होता है वो, अगर क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस है, अगर यहाँ पे एंट्री होती चेंज इन इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट, तो ये प्लस होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्रेडिट में एंट्री है, तो खर्चा, खर्चा में क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। अगर खर्चे में क्रेडिट बैलेंस है तो मतलब क्या हुआ, माइनस हुआ, तो चेंज इन इन्वेंट्री का इफेक्ट ले लिया अपन ने। ठीक है, तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो देखो अपन ने अभी क्या क्या एंट्रीज करी, सबसे पहले पढ़ा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर नॉर्मल में चल रहा है तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन अगर गोइंग कंसर्न नहीं मान रहे हम, तो जो रियलाइजेबल वैल्यू है उस पर बुक करेंगे। दूसरा, परचेज सेल नॉर्मल बुक करनी है दोनों ही केस में। ठीक है, फिर अगर अपन चलते तीसरे केस में, तीसरे केस में क्या है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, है ना। अगर नॉर्मल केस है, अगर नॉट अज्यूमिंग गोइंग कंसर्न, तो हमें कहाँ पे बुक करनी है, एनआरवी पे बुक करनी है, क्योंकि दैट इज माय रियलाइजेबल वैल्यू। तो तीसरा एडजस्टमेंट भी हमने समझ लिया है। अब हम चलते हैं दूसरे चौथे एडजस्टमेंट में, जिसमें क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर कितने का होगा, तो मैंने बोला एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट। ये लेट सपोज हम मान लेते हैं इसकी कैश में ही पेमेंट हुई है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट कितना है मेरा, 14,900, 14,900 का मेरा खर्चा बुक कर दिया मैंने। इसका मुझे अभी इफेक्ट देना है, एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो मेरा क्या हुआ, यहाँ पे मेरा खर्चा आ गया एम्प्लॉय बेनिफिट, है ना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर एट एक्सपेंसेस, कितने रुपए, 14,900 रुपए का। तो इसका मैंने पहला इफेक्ट तो दे दिया, पहला इफेक्ट मैंने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। अभी कैश को मुझे कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कैश अकाउंट मैंने इसे कम कर दिया, तो मेरी जर्नल एंट्री हुई। तो अभी देखो कैश को हम क्रेडिट कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये जर्नल एंट्री वुड भी माइनस कैश ऑफ 14,900। तो यहाँ पे मुझे माइनस करना है कैश को, क्योंकि मेरा कैश चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी अज्यूम किया है कैश में पे हुआ है, मुझे नहीं पता लास्ट में जाके कहीं पता मुझे चेंज करना पड़े, लेकिन मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा कैश में ही पे हुआ होगा। तो दिस इज माय अजम्पशन राइट नाउ। ठीक है, अब अपन चलते हैं अदर एसेट को हम राइट ऑफ कर रहे हैं 4 ईयर्स में। ठीक है, तो ये जो अदर एसेट्स है हम इसे नॉर्मली राइट ऑफ कर रहे हैं 4 ईयर्स में,
लेकिन अभी अब अगर हम मानते हैं कि हम आज ही बंद हो जाएंगे तो हमें आज के आज में इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो हमें एंट्री डालनी पड़ेगी। अगर हम अभी जो करेंगे, अभी जो नॉर्मल गोइंग कंसर्न अज्यूम करते हुए, तो हम इसे राइट ऑफ करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स, ओवर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स। ठीक है, तो 10,000 को हम राइट ऑफ कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स टू, सॉरी सॉरी, ये जाएगा मेरा डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिशिएशन क्योंकि एक तरीके से हम इसे डेप्रिशिएट कर रहे हैं, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू अदर एसेट्स, टू अदर एसेट्स, टू अदर एसेट्स। तो ये 2500 रुपए से मेरी जर्नल एंट्री होगी। तो मेरा जो अमोर्टाइजेशन है, डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का शेड्यूल है, तो इसमें मेरा डेप्रिशिएशन लगा 2500 रुपए और, ठीक है, ये मेरा 2500 हो गया। और यहाँ पे मेरा क्या बोलते हैं, अदर एसेट्स में अगर आप जाते हो, अदर एसेट्स में अगर आप जाते हो तो आपको 2500 रुपए से आपका एसेट कम हो गया, तो ये पहला हो गया। ठीक है, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू अदर एसेट्स। लेकिन अगर आप अज्यूम करते हो कि ये गोइंग कंसर्न नहीं रहेगी, तो आपको पूरा का पूरा आज के ही दिन में राइट ऑफ करना है। तो पूरा का पूरा मतलब आपको 10,000 का 10,000 ही राइट ऑफ करना है। तो 10,000 का 10,000 का मतलब क्या हुआ आपका, अगर आप देखो फिर यहाँ पे खर्चा कितना आ जाएगा, 5,000 तो पहले ही आ रहा था डेप्रिशिएशन किसका, ऊपर वाले का। अब ये 10,000 रुपए डेप्रिशिएशन और आ जाएगा, तो 15,000 आपका डेप्रिशिएशन आ जाएगा। और जो ऊपर माइनस हुआ दैट वुड बी -10,000। तो ये बेसिकली आपकी जर्नल एंट्री होगी। तो अदर एसेट्स का भी आपने एडजस्टमेंट कर दिया, अदर एसेट्स का भी आपने एडजस्टमेंट कर दिया। ठीक है, अब आप समझो अगली एडजस्टमेंट क्या है। आपके पास ट्रेड रिसीवेबल जो आउटस्टैंडिंग है वो सिर्फ 25,000 के है एज ऑन ईयर डेट। ठीक है, आपके पास जो 31 मार्च 2002 को ट्रेड रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग है वो कितने हैं, 25,000 रुपए के आउटस्टैंडिंग है, जिसमें से 2,000 डाउटफुल है, और जिसमें से 4,000 का कलेक्शन डिपेंड करता है कि जब आप कुछ इंस्टॉलेशन कर दोगे। देखो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। अभी आप देखो, अभी आपके ट्रेड रिसीवेबल कितने के आने चाहिए, अभी 4,70,000 के आने चाहिए, क्योंकि आपने 4,50,000 का माल बेचा और 20,000 रुपए आपके ओपनिंग के लिए। ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन ने क्या बोला, आपके ट्रेड रिसीवेबल 25,000 रुपए है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे ना एक अकाउंट बनाओ जिसका नाम होगा ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, है ना। अभी हम ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो अभी आपको समझ आ जाएगा। तो ये क्या है, ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट है। तो ये पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले आप देखो टू ब्रॉट डाउन, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना था ट्रेड रिसीवेबल का। टू ओपनिंग बैलेंस हमें पता है ट्रेड रिसीवेबल का 20,000 रुपए था। अभी हमने सेल करी, टू सेल कितने रुपए की सेल करी हमने, 4.5 लाख रुपए की सेल करी, तो इतना हो गया। अब हम बोल रहे क्लोजिंग बैलेंस जो है वो सिर्फ इसका 25,000 है, सिर्फ 25,000 है। तो इसका मतलब हमें कैश कितना मिला, कैश कितना मिला, दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो हमें 4,45,000 रुपए का कैश मिला है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसको आप ऐसे समझो। ठीक है, तो आपने जर्नल एंट्री डाली ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल है ना, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी जर्नल एंट्री बनी, टू कैश अकाउंट। ट्रेड रिसीवेबल आपको कितना पैसा मिला, 4,45,000 रुपए मिल गया। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, हमें क्या मिला, कैश मिला। ठीक है, किससे मिला, क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर, तो हमें ट्रेड रिसीवेबल से पैसा मिला। तो हमारी जर्नल एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, टू ट्रेड रिसीवेबल, ये हमारी जर्नल एंट्री होती है। तो अभी आप देखो, अगर आप समझ पा रहे हो, बहुत सिंपल है। मतलब देखो, अब हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल है वो 4,45,000 से कम हो जाएंगे, क्योंकि इसका पैसा हमें मिल चुका है। और जो हमारा कैश है वो 4,45,000 से बढ़ जाएगा, 4,45,000 से ये हमारा कैश बढ़ जाएगा। तो ये 4,00,000, अभी देखो, अभी आपका जो एडजस्टमेंट हुई है वो इतनी हुई है, तो अभी आपका जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा वो इन दोनों का समीशन होगा। ठीक है, तो अगर आप देखो ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल आपके जो क्लोजिंग में आ रहे हैं वो 25,000 के आ रहे हैं दोनों ही केस में। तो अगर मैं देखो यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा मुझे। अब ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है दोनों केस का। क्लोजिंग बैलेंस है अज्यूमिंग गोइंग कंसर्न एंड नॉट अज्यूमिंग गोइंग कंसर्न। तो ये दिस प्लस दिस, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। अगर आप समझ पा रहे हो तो ये बेसिकली क्या है, दिस प्लस दिस। तो ये बेसिकली मैंने किया। ठीक है, तो अभी हमें ट्रेड रिसीवेबल कितने आ गए, 25,000। 25,000 का मतलब क्या है, हमें 4,45,000 रुपए कैश मिल चुका है। तो हमें 4,45,000 रुपए कैश मिल चुका है। ये थोड़ा सा लिंक थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। ओके, यहाँ पे हमें सेल डालनी पड़ेगी 4,50,000 रुपए की, तो हमें 4,45,000 रुपए का कैश मिल चुका है। तो ये हमारी जर्नल एंट्री आ जाती है, सेल्स की ये हमारा सब कुछ
परफेक्टली बन चुका है। ठीक है, अब आप आओ, अब अपन पढ़ते हैं अर्ली एडजस्टमेंट। हमने बोला गया 25,000 में से 2,000 रुपए डाउटफुल है, तो हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा इसका। तो प्रोविजन की एंट्री क्या होगी, अदर एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, अदर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये आपकी एंट्री होगी। आपको 2,000 रुपया प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, अदर एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जो क्रेडिट में है अब हम उसे माइनस में लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो अदर एक्सपेंडिचर को हमने यहाँ पे पीएनएल में डाल दिया, जो हमारा पीएनएल है, इधर हमने अदर एक्सपेंडिचर बुक कर दिया। अदर एक्सपेंसेस हमारा कितना हुआ, 2,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना। ठीक है, अब हमने क्या किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमें बैलेंस शीट में भी ले जाना है। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस होता है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का हमने मतलब माइनस करना है कितने रुपए, 2,000 रुपए का। तो हमारे बेसिकली क्या हुआ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रेड रिसीवेबल में से ही माइनस होगा। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनी, ट्रेड प्रोविजन अदर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अभी आप पढ़ो, अगर गोइंग कंसर्न हम अज्यूम नहीं कर रहे तो क्या होगा। अब हमें ये जो 4,000 रुपए है, इस 25,000 में से 4,000 रुपए हमें तब मिलेंगे जब हम किसी चीज को इंस्टॉल कर देंगे, जब हम उसे री इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन हम तो मान रहे हैं हमारी दुकान कल ही बंद होने वाली है, तो अब हम इसे इंस्टॉल तो कर नहीं पाएंगे। तो हमें यहाँ पे जो प्रोविजन बनाना है दैट वुड बी ऑफ 6,000 रुपीज। तो यहाँ पे जो प्रोविजन जो बनेगा वो बनेगा 6,000 रुपए का। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री डलेगी वो डलेगी 6,000 रुपीज से। तो आपका जो एडजस्टमेंट होगा अदर एक्सपेंडिचर में आपका 6,000 का खर्चा बुक होगा, और ट्रेड रिसीवेबल में जो आपका कम होगा दैट वुड बी ओनली ऑफ रुपी माइनस 6,000। तो यहाँ पे हमें प्रोविजन जो बनाया है वो 6,000 रुपए का प्रोविजन बना दिया है हमने। तो बेसिकली ये हमारा पॉइंट है। तो अगर आप समझ पा रहे हो, एक मिनट, अगर आप समझ पा रहे हो, देखो ये मेरा बेसिकली, हाँ ठीक है। तो मेरी अज्यूम नॉट अज्यूमेंट गोइंग कंसर्न में मैं ये मानता हूं कि मेरी दुकान कल ही बंद होने वाली है। मेरी दुकान अगर कल ही बंद हो जाएगी तो मैं उसे रीइंस्टॉल नहीं कर पाऊंगा। उस वजह से मुझे उस ट्रेड रिसीवेबल का पैसा नहीं मिलेगा। उस वजह से क्या होगा, मेरा लॉस होने वाला है। तो उस लॉस को मैंने बुक कर लिया, अदर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारी, इसका भी हमने इफेक्ट दे दिया है पूरा। अब आप देखो, अब आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना बता रहा है कैश का, आपके पास 37,100 रुपए है बिफोर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। अभी इंटरेस्ट की एंट्री नहीं डाली है इन्होंने। तो अगर आप देखो, आपके पास 10% का लोन है, तो 10% के लोन पे कितना इंटरेस्ट बनता है, आपका लोन के 10% के ऊपर आपका इंटरेस्ट बनता है 3,500 रुपए। तो आपने ये इंटरेस्ट किस पे कर दिया होगा, तो आपकी एंट्री क्या होगी, आपने इंटरेस्ट पे कर दिया होगा। तो फिनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट, फिनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट, आपने 3,500 रुपए का ब्याज पे कर दिया। ठीक है, किसमें पे किया, टू कैश अकाउंट। तो आपका कितना बैलेंस है, 3,500 रुपए, आपने कैश में ये पेमेंट कर दी। तो आपने फिनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपकी जर्नल एंट्री होगी। तो आपने फिनेंस कॉस्ट का खर्चा यहाँ पे बुक कर लिया है, फिनेंस कॉस्ट। ठीक है, फिनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट, फिनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से आपकी जर्नल एंट्री डलेगी, ये 3,500 रुपए से आपकी जर्नल एंट्री डलेगी। तो 3,500 रुपए से आपका ये हो गया है। ठीक है, और अब आपका जो कैश बैलेंस है वो ऑब्वियस ही बात है वो रिड्यूस हो गया होगा, क्योंकि अब आपने 3,500 रुपए पेमेंट कर दिए हैं। 3,500 रुपए ये वाला, तो ये आपका 4,26,600 प्लस ओपनिंग का 5,000, तो ये 4,31,600 है। लेकिन अभी आप ध्यान से पढ़ना क्या बोल रहा है, हमारा जो कैश बैलेंस है दैट इज 37,100, लेकिन दिस इज बिफोर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर मैं बोलूं आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट मेरा कैश बैलेंस कितना होना चाहिए, 37,100 माइनस 3,500, तो मेरा कैश बैलेंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए 33,600 रुपए। तो जो मेरा क्लोजिंग कैश बैलेंस आना चाहिए दैट शुड बी माई 33,600। तो अगर आप समझ पा रहे हो, तो इसे मुझे लाना है सिर्फ 33,600, इसे मुझे 33,600 पे पहुंचाना है। तो अब हम ये कैसे लाएंगे, ये हम कैसे लाने वाले हैं वो आप समझो कैसे लाने वाले हैं। अब अगर आप देखो तो हमें इसे लाना है 33,600 के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप ये समझ पा रहे हो, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है पूरा। तो बैलेंस शीट ये हमारी ये है, क्लोजिंग बैलेंस आ रहे सारे, तो इनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई है। तो हमें इसे लाना है 33,600, इसे हमें लाना है कितने पे, हमें लाना है एक मिनट सॉरी 37,100, 37,100
माइनस 3500 रुपए मैंने कैश पेमेंट कर दी, तो मेरे को लाना है 33,600 पे। तो मुझे कैश को लाना है 33,600 पे। तो अभी मेरा कितने पे आ रहा है, 4,31,600 पे आ रहा है। इसे मुझे लाना है 33,600 पे। तो मेरा मुझे कितने से एंट्री डालनी पड़ेगी, मुझे एंट्री डालनी पड़ेगी, एक मिनट रुको। तो मुझे कैश को क्रेडिट करना है टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितने रुपए से, मेरे पास अभी बैलेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 4,31,600। मुझे लाना है इसे 33,600, क्योंकि 37,100 में से 3,500 रुपए माइनस करूं तो मेरा क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना आना चाहिए, 33,600। तो मुझे कैश को खत्म करना है इतने से। अगर मुझे कैश को खत्म करना है तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने किसी को पेमेंट करी होगी। पेमेंट मैं किसे कर सकता हूँ, ट्रेड पेबल्स को। तो मुझे क्या करना है, मुझे एंट्री डालनी है ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट। ये मेरी ये छुपरउस्तम एंट्री थी जो आपको समझना था। छुपरउस्तम एंट्री इसलिए थी, ये ट्रेड पेबल की अल्टीमेटली एंट्री बनेगी, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। तो ये एंट्री मेरी बनेगी अभी, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये आपने एंट्री डाली, ये आपकी एंट्री छुपी हुई थी, ये एडजस्टमेंट आपको करनी थी। ये आपको आइडेंटिफाई करना था कि जो कैश बैलेंस का जो मिसमैच हुआ लास्ट में वो आपको कहाँ डालना पड़ेगा। ये कैश आपने एक तरीके से ये मान लो ट्रेड पेबल्स की आपने रीपेमेंट कर दी है। तो अब आपका देखो क्लोज, अब आपकी जो बैलेंस शीट है वो टैली हो गई होगी। तो ये 5,48,100 आ रहा है टोटल, और इधर भी कितना आ रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, 60,000, 1,30,000, एक मिनट। तो बेसिकली अच्छा, इधर मैंने वो एडजस्ट नहीं किया है, तो कैश बैलेंस को मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना था। कैश बैलेंस जो हमारा माइनस हुआ है ना, कैश बैलेंस जो कि हमारा 3,98,000 का जो कैश बैलेंस आउट हुआ है वो हमने यहाँ से एडजस्ट कर दिया। तो अब जो मेरा बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,50,100। इधर भी 1,00,000। अब इधर कितना आ रहा है, अभी हमारा प्रॉफिट जोड़ना बाकी है, तो हमारा 1,32,000 आ रहा है अभी। तो अभी हम प्रॉफिट भी जोड़ देते हैं। प्रॉफिट हमारा कितना है टोटल, अगर मैं देखूं टोटल मेरे खर्चे कितने हैं, टोटल मेरा खर्चा जो है वो है 4,33,900, माइनस कर दिया मैंने इसमें से ये, तो 16,100 का मेरा प्रॉफिट है पहले वाले मेथड में। तो मैंने क्या किया, अदर इक्विटी में सीधा प्रॉफिट जोड़ दिया है, सीधा वो प्रॉफिट जो आया है वो जोड़ दिया है 16,100। तो ऑब्वियस सी बात है अब हमारी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, 1,48,100 और 1,50,100। तो आई थिंक हमने कुछ यहाँ, अच्छा, ओके ओके ओके, गॉट इट। ये 2,000 का जो प्रोविजन है वो हमसे मिस हो गया था। तो ये हमारा बेसिकली प्रोविजन आ रहा है, जो 2,000 का प्रोविजन है। तो ये हमारा बेसिकली 2,000 का प्रोविजन था जो हमने मिस आउट कर दिया है। तो 1,48,100 और 1,48,100, ठीक है। अब इसी बेसिस पे हम चलते हैं दूसरे वाले मेथड में, दैट इज नॉट अज्यूमिंग द गोइंग कंसर्न। तो इसमें क्या हुआ, हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है, अब इसमें जो प्रॉफिट आ रहा है वो हमारा आ रहा है 20,600 रुपए। तो 20,600 रुपए अभी, लेकिन इसमें हमारी एक एडजस्टमेंट रह गई थी, एक मिनट रुकना। हमारी एडजस्टमेंट ये रह गई कि जब अर्ली रीपेमेंट ऑफ लोन होगा तो आपको 2,500 रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी। लाइक सपोज आपकी दुकान कल बंद होने जा रही है, तो आपको कल के डेट में लोन को रीपे करना पड़ेगा। कल आपने रीपे किया तो अब आपको क्या लगेगी, प्री पेमेंट पेनल्टी। कितने रुपए की, 2,500 रुपए। बैंक क्या करता है, जब आप जल्दी पैसा दे देते हो तब भी पेनल्टी चार्ज करता है। तो आपको फिनेंस कॉस्ट बुक करनी पड़ेगी कितने रुपए की, आपको 2,500 रुपए का खर्चा अभी से ही बुक कर दिए चलना पड़ेगा। तो 2,500 रुपए की आपको लाइबिलिटी बुक करनी पड़ेगी। तो टू लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये 2,500 रुपए की आपको लाइबिलिटी बुक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फिनेंस कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा, यहाँ पे आपका 2,500 रुपए से और बढ़ जाएगा दूसरे वाले मेथड में। तो जो आपका प्रॉफिट आएगा वो अल्टीमेटली आएगा 18,100। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपका 18,100 ऐड कर देता हूँ जो प्रॉफिट है। और मुझे लेकिन यहाँ पे लाइबिलिटी भी रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, इसकी जो हमें क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी किस किस की रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, जो हमें प्री पेमेंट पेनल्टी देनी है 2,500 रुपए की। तो 2,500 रुपए की मैं लाइबिलिटी भी रिकॉग्नाइज कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये बेसिकली मेरा 2,500 रुपए की मेरी लाइबिलिटी मैंने रिकॉग्नाइज कर दी। तो अब मेरी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए, 1,52,600 आ रहा है टोटल, और यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, 1,52,600। तो हमारी ये बैलेंस शीट टैली हो गई है। अब एक बार हम स्टडी मटेरियल से गो थ्रू कर लेते हैं सारा। तो मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। अब देखो, अपन एक बार पूरा वापस से समझ लेते हैं। देखो एक बार ना, थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा होगा, लेकिन बहुत इजी है वैसे। पहले अपन क्या, देखो आप सबसे पहले ना इन एडजस्टमेंट एंट्रीज के ऊपर पकड़ बनाओ।
सबसे पहले अगर आपको ये एडजस्टमेंट एंट्रीज क्लियर है ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो सबसे पहले हम इन एंट्रीज के ऊपर पकड़ बनाते हैं अपनी। तो सबसे पहले क्या था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो हमें पता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो खर्चा आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 65,000 का हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा है, जिसे हमें 5 साल में डेप्रिशिएट करना है। तो 65,000 डिवाइड विद 5 शुड बी माई एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर मैं गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बना रहा हूँ बुक्स ऑफ अकाउंट, तो मुझे रियलाइजेबल वैल्यू पे लाना है, और रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है मेरी 60,000। तो मुझे 5,000 रुपया डेप्रिशिएशन बुक करना है। पहली एंट्री क्लियर। फिर आपको परचेज और सेल की फिगर दे रखी है, तो आपने परचेज और सेल की रेस्पेक्टिव फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दी आपने। ठीक है, फिर आपको इन्वेंट्री वैल्यू दे रखी है। इन्वेंट्री वैल्यू इसलिए दे रखी है, इन्वेंट्री मेजर होती है कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। अगर आप गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हो, अगर गोइंग कंसर्न नहीं फॉलो कर रहे हो तो सिर्फ एनआरवी पे, तो आपने उसकी एडजस्टमेंट लेके सीधा चेंज इन इन्वेंट्री डाल दिया। तो आपने जितना इन्वेंट्री था, जितना होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस लिया और उसे चेंज इन इन्वेंट्री के थ्रू आपने कैसे एंट्री डाली, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू चेंज इन इन्वेंट्री। ये आपकी जर्नल एंट्री बन गई। ठीक है, तो ये भी हमारी जर्नल एंट्री हो गई। ठीक है, फिर अपन चलते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट। इसके अपन ने क्या माना कि 14,900 की कैश पेमेंट हुई होगी, कैश पेमेंट हुई होगी। अदर एसेट्स का हमें पता ही है, अदर एसेट्स हमें बोल रखा है कि 10,000 के अदर एसेट्स है, जिन्हें जिन्हें हमें 4 साल में राइट ऑफ करना है। लेकिन अगर मैं गोइंग कंसर्न अज्यूम नहीं कर रहा, तो मुझे ये चारों के 10,000 रुपए एक ही साथ में राइट ऑफ करने पड़ेंगे। ठीक है, ये फंडा था। फिर अपन ने पढ़ा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो नॉर्मल जो बनना है मेरा वो 2,000 बनना है, लेकिन अब क्या है कि मैं अपनी दुकान बंद करने जा रहा हूँ, तो जो 4,000 रुपए है, जो 4,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ सकते हैं, वो मुझे कब मिलेंगे, जब मैं री इंस्टॉल कर दूंगा। अब री इंस्टॉल के टाइम पे तो मेरी दुकान ही बंद होने वाली है, तो मैं 6,000 रुपया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाऊंगा। ठीक है, इसी बेसिस पे। अब देखो कैश बैलेंस को जो इंपॉर्टेंस है ना, वो आपको समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, आपको कैश अकाउंट बनाना आना चाहिए। अभी आपने देखो ये कौन सा अकाउंट है, ये मेरा ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट है। ठीक है, तो अगर आप इसे ना मैनुअली वर्कआउट करते हो ना, देखो वैसे तो जर्नल एंट्रीज डाल लेना आप, लेकिन अगर आपको ऐसे वर्कआउट करना है तो देखो ट्रेड रिसीवेबल 20,000 आपका ओपनिंग था, 20,000 आपका ओपनिंग था, दे रखा था। सेल आपने 4.5 लाख की करी, आपका क्लोजिंग 25,000 रुपए है, तो आपको कैश कितना मिला, 4,45,000 रुपए। ठीक है, अब आप देखो, अब अपन बनाते हैं कैश अकाउंट। आपका ओपनिंग कितना था कैश बैलेंस, आपका ओपनिंग कैश बैलेंस सिर्फ कितना था, 5,000। आपको पैसा कितना मिला, आपको पैसा इतना मिला ट्रेड रिसीवेबल से, आपको पैसा मिला कितना, बोलते कितना मिला आपको पैसा, आपको मिला 4,45,000 रुपए। अब आपने खर्चा क्या क्या किया, आपने इंटरेस्ट कॉस्ट पेमेंट करी, तो फाइनेंस कॉस्ट पे करा आपने, फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, आपकी पेमेंट हुई फाइनेंस कॉस्ट की कितने रुपए की, 3,500 रुपए की। ठीक है, आपने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पे करे कितने रुपए के, 14,900 रुपए के, आपको याद हो तो। ठीक है, फिर आपने क्या किया, ट्रेड पेबल्स को पेमेंट करी, वो हमें निकालना है यहाँ से, क्योंकि हमें पता है क्लोजिंग कैश बैलेंस। क्लोजिंग कैश कितना है, 37,100 माइनस, क्योंकि ये जो दे रखा है कैश बैलेंस दैट इज बिफोर इंटरेस्ट, तो आफ्टर इंटरेस्ट क्या होगा, 37,100 माइनस 3,500। तो नेट पेमेंट जो हमारी ट्रेड पेबल्स को हुई है, वो हमारी कितनी हो रही है, दिस माइनस सम ऑफ दिस। इसलिए तो मैंने बोला था कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट्स को हमने कैश में पेमेंट करी है, तो 3,98,000 रुपए हमने ट्रेड पेबल्स को दिए। अब हम ट्रेड पेबल अकाउंट भी बना लेते हैं, अगर वो हमारा टैली हो गया तो हमने एकदम सही एंट्रीज करी है। तो हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, ट्रेड पेबल अकाउंट, ट्रेड पेबल अकाउंट। ठीक है, ट्रेड पेबल का जो बैलेंस आएगा वो बाई ब्रॉट डाउन में आएगा, क्योंकि दिस इज माई लाइबिलिटी। कितना बैलेंस है इसका, इसका मेरा जो ट्रेड पेबल का जो बैलेंस आ रहा है मेरे पास, वो आ रहा है 10,000 रुपीज। अभी हमने कितने की परचेजेस करी, हमने परचेज करी 4 लाख की, तो 4 लाख की हमने परचेजेस करी। तो हमने 4 लाख की, अगर आप देख पा रहे हो तो हमने 4 लाख की परचेजेस करी हमने। ठीक है, और हमने पेमेंट कितने की करी, टू पेमेंट हमारी कितनी हुई है, पेमेंट हुई है हमारी कितने रुपए की, 3,98,000 की। तो जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, दिस प्लस दिस माइनस दिस, 12,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। तो ये हमारी ट्रेड पेबल्स की भी एंट्रीज हो जाती है। तो बस आपको समझना क्या है, समझने वाली चीज क्या थी इसमें, समझने वाली चीज ये थी कि हमें 3 लेजर अलग से बनाने हैं, जिसके बेसिस पे हम बैलेंस शीट में अमाउंट डालेंगे। तो बैलेंस शीट में अब हमारा कैश बैलेंस 33,600 आएगा, पर ट्रेड पेबल 12,000 आएगा, और ट्रेड रिसीवेबल 25,000 आएगा, जिसमें से 2,000 रुपए प्रोविजन बनेगा इन 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 केस वी अज्यूम गोइंग कंसर्न, और 6,000 बनेगा इन केस वी डू नॉट अज्यूम गोइंग कंसर्न। अब आपको देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चलते हैं। 65,000 रुपए आ रहा था
पहले वाले केस में 13,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगेगा, दूसरे वाले में 5,000, तो नेट अमाउंट हमारा 52,000 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। इन्वेंट्रीज में हमने पढ़ा पहले वाले केस में 32,000 आना चाहिए, दूसरे वाले केस में इतना आना चाहिए 40,000 रुपए, तो ये भी हमारा आ गया। इसका इफेक्ट हमने कहा दिया था चेंज इन इन्वेंट्री में। ठीक है, फिर आप चलो ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल दोनों ही केस में 25-25,000 रुपए आएंगे। ठीक है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। जो हमने यहाँ पे वर्कआउट किया, यहाँ पे जो 25,000 रुपए वर्कआउट किया वही हमारा ट्रेड रिसीवेबल आना चाहिए। फिर हमने क्या किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 2,000 रुपया प्रोविजन फर्स्ट केस में, 6,000 रुपया अगले केस में। ठीक है, अदर एसेट्स पहले वाले केस में 2,500 रुपए राइट ऑफ होगा, दूसरे वाले में पूरे राइट ऑफ हो जाएंगे, तो पहले दूसरे वाले में 0, पहले वाले में 7,500 रुपए। कैश इन कैश इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे कंप्यूट किया, 33,600 आना चाहिए, तो वो हमारा आ रहा है। ठीक है, अब अपन चलते हैं, शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। अदर इक्विटी में प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू अमाउंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू अमाउंट आ जाएगा अभी। ठीक है, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। 10% लोन वैसे का वैसा ही रहा। ट्रेड पेबल्स में आपने क्या किया, बस आपने यहाँ पे पहले वाले केस में 12,000 आ ही रहा था, 12,000 का 12,000 ही आना चाहिए, लेकिन दूसरे वाले केस में अगर आपको याद हो, आपने 2,500 रुपए की प्री पेमेंट पेनल्टी भी बुक करी है। तो ये जो 2,500 रुपए की लास्ट में आपने प्री पेमेंट पेनल्टी बुक करी है फाइनेंस कॉस्ट में, शायद यहाँ पे बुक होना, मतलब शायद बुक हुई होगी फाइनेंस कॉस्ट में 2,500 रुपए की जो आपने एंट्री डाली थी। फिर हमने एंट्री डाली थी फाइनेंस कॉस्ट अराउंड डेबिट, लेकिन वो सिर्फ उसमें डलेगी, किसमें, जो सबसे लास्ट वाला मेथड है, तो इसमें एंट्री डलेगी फाइनेंस कॉस्ट अराउंड डेबिट टू ट्रेड पेबल, टू ट्रेड पेबल। तो ये इसलिए वो ज्यादा आ रहा है, वरना वो मैच होगा। ठीक है, तो ये 2,500 रुपए की हमने एंट्री डाल दी, तो 2,500 रुपए की हमारी ट्रेड पेबल में जो हमें प्री पेमेंट पेनल्टी देनी है, हमने उसका प्रोविजन आज ही बुक कर दिया। तो ये बेसिकली हमने 14,500, या फिर आप ऐसे काम करो, इसको अलग से बना लो, इसको आप लिख लो प्रोविजंस, प्रोविजंस लिख लो। 2,500 रुपए यहाँ से हटा दो, 2,500 रुपए जो हमने यहाँ पे ऐड किए उसे हम प्रोविजंस में डाल देते हैं सीधा, ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो प्रोविजन है दैट इज अगेंस्ट प्री पेमेंट पेनल्टी। तो अभी हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई है। तो अगर मैं सिंपल बोलूं, कैश, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, इसका हमने लेजर अकाउंट बनाना है। ठीक है, बाकी एंट्रीज को हमने सीधा इमेजिन करना है और पोस्ट करना है। जैसे ही सेल हमें दे रखी थी, हमने सीधा डाल दिया, परचेज हमें दे रखी थी, सीधा डाल दिया। डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया, पहले वाले में 13,000, दूसरे वाले में कितना आया था हमारा, 5,000। ठीक है, फिर हमने अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करी जो अदर एसेट्स की थी, पहले वाले में 2,500, दूसरे वाले में कितनी थी हमारी अमोर्टाइजेशन, 10,000 रुपए पूरे के पूरे। तो ये दोनों का समीशन है। ये बेसिकली क्या है, टोटल है जो आपका पीपी के ऊपर डेप्रिसिएशन है और अदर एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन है, तो ये बेसिकली टोटल है उनका। फिर आपने चेंज इन इन्वेंट्री को देखा, ये आपको पता ही था। एम्प्लॉय बेनिफिट आपको 14,900, अदर एक्सपेंडिचर आपका क्या बोलते हैं, ये कौन सा है, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला है। फाइनेंस कॉस्ट आपकी पहले केस में 3,500 रुपए आएगी, दूसरे वाले में इंक्लूडिंग प्री पेमेंट पेनल्टी चार्जेस इंक्लूडेड आएंगे, जो कि 6,000 हो जाएगा। तो अब आपका दोनों ही केस में प्रॉफिट जो आना चाहिए वो ये तो सेल माइनस परचेज ये आ जाएगा, और ये प्रॉफिट हमें बेसिकली इक्विटी में ऐड कर देना है। तो ये बेसिकली हमने ऐड कर दिया यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिकली प्रॉफिट ऐड कर दिया था, तो ये बेसिकली हमारा प्रॉफिट, अगर आप देखो नीचे से लिंक लगा हुआ है, 16,100 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया था, तो वो हमारा प्रॉफिट ऐड हो गया। तो ये बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर है जिस बेसिस पे हम गोइंग कंसर्न की इलस्ट्रेशन को सॉल्व आउट करेंगे। तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था। तो अब अपन चलते हैं वापस से अपने चार्ट्स के ऊपर। तो अभी हमने पढ़ लिया, पर्पस समझ लिया, पर्पस क्या था, डेवलपमेंट ऑफ इंडेक्स। अब एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स एंड कि कोई इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, ये हमें फ्रेमवर्क हेल्प करता है। स्कोप क्या था, हमें बताएगा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमें डेफिनेशन देगा क्या एसेट होगा है, क्या लाइबिलिटी होगा, क्या इनकम होता है, क्या एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, और हमें बताएगा क्या बोलते हैं, अगर आप देखो फ्रेमवर्क हमें क्या क्या बताता है, फ्रेमवर्क हमें बताएगा व्हाट शुड बी द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशंस, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। और हमें फ्रेमवर्क क्या बताता है, अगर आप देख पा रहे हो, तो फ्रेमवर्क हमें स्कोप ऑफ फ्रेमवर्क, अगर मैं जाता हूं तो स्कोप ऑफ फ्रेमवर्क में हमें पता चलता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वी वुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस। तो ये हमारा बेसिकली चार्ट हमारा वो कंप्लीट हो जाता है। तो अंडरलाइंग असम्पशंस में हमने क्या पढ़ा, अक्रूवल एंड गोइंग कंसर्न। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, टू रिप्रेजेंट दी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। तो हमने पर्पस पढ़ लिया, स्कोप पढ़ लिया, यूजर्स पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, अंडरलाइन असम्पशंस देख ली, इसकी इलस्ट्रेशन सॉल्व कर ली। गोइंग कंसर्न वाली इलस्ट्रेशन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। समझा क्या आपने इस इलस्ट्रेशन में कि हर चीज को कैश बेसिस पे लाना है, अगर हम गोइंग कंसर्न नहीं फॉलो कर रहे हैं तो हर चीज को रियलाइजेबल वैल्यू पे लाना है। प्री पेमेंट पेनल्टी है तो उसका खर्चा अभी बुक कर लेना है,
प्रीपेमेंट पेनल्टी का खर्चा अभी बुक कर लेना चाहिए, पीपीई को भी रियलाइजेबल वैल्यू पे, इन्वेंट्री को भी रियलाइजेबल वैल्यू पे, और अदर एसेट्स को पूरा राइट ऑफ कर देना है, ठीक है, अदर एसेट्स को पूरा राइट ऑफ कर देना है, नॉट ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ। पीपीई को भी हमें रियलाइजेबल वैल्यू पे लाना है, ठीक है, अदर एसेट्स की कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, इसलिए हम उसे पूरा राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे गोइंग कंसर्न की इलस्ट्रेशन पे। मतलब अगर गोइंग कंसर्न आप फॉलो नहीं कर रहे तो आपको सारे खर्चे बुक कर लेने हैं जो कि आपके इनकर होंगे। अगर जैसे मान लो प्री पेमेंट पेनल्टी है, वो इनकर होगी क्योंकि आप आपकी दुकान कल बंद होने वाली है, तो लोन आप कल ही देने वाले हो, रीपे करने वाले हो, तो आपको प्री पेमेंट पेनल्टी लगेगी कितने रुपए की, 2500 रुपए की, तो वो आपको आज ही बुक कर लेनी है, ठीक है। और आपको कैश बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं। अब अपन चलते हैं व्हाट इज द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, तो जो इन्फॉर्मेशन हम जो दे रहे हैं दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। इसमें कुछ एग्जांपल दे रखा है, आप देख लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जो इन्फॉर्मेशन हम जो दे रहे हैं दैट शुड बी रेलेवेंट, दैट शुड बी रेलेवेंट। तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए दैट शुड बी रेलेवेंट एज वेल। तो यहाँ पे देखो अंडरलाइंग असम्पशन हमने पढ़ लिया, अब अपन जा रहे हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में। अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए। रेलेवेंट क्या होगी, जब हम मटेरियल इंफॉर्मेशन को सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे, हमें वही इंफॉर्मेशन देनी है जो कि रेलेवेंट है। और व्हाट इज अ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है, जो मटेरियल है, मटेरियल इंफॉर्मेशन को हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज मेरी जो मटेरियलिटी लेवल है वो 30,000 है, मेरे पास जो मटेरियलिटी लेवल है वो 30,000 है, और मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट इन्वेंटरीज आ रही है, जैसे स्पेयर पार्ट्स, फिनिश गुड्स, डब्ल्यूआईपी एंड टूल्स। अब देखो जो 30,000 से अबव वाली इन्वेंटरी है, कौन कौन सी, स्पेयर पार्ट्स और वर्क इन प्रोग्रेस, ये क्या है, मटेरियल है। 30,000 अबव या फिर इक्विवेलेंट टू 30,000, इसका मुझे सेपरेटली डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। तो अगर आप देखो जो मटेरियल इंफॉर्मेशन होती है हमें उसका सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो अगर आप देख कर पा रहे हो, स्पेयर पार्ट्स को हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा एज 30,000, WIP को हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा एज 40,000, बिकॉज दीज टू अमाउंट्स एक्सीड द मटेरियलिटी लेवल। अगर हमारे मटेरियलिटी लेवल से एक्सीड होता कोई अमाउंट तो हमें उसे सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ता है, और बाकी जो दैट इज बिलो माई मटेरियलिटी मैं उसे क्लब कर सकता हूँ, जैसे कि फिनिश गुड्स एंड टूल्स। तो मैंने क्या किया, इसे क्लब कर दिया। तो फंडा क्या है, मटेरियलिटी का फंडा क्या है, अगर कोई अमाउंट इज इक्विवेलेंट टू और अबव माई मटेरियलिटी, इज इक्विवेलेंट टू और अबव माई मटेरियलिटी, जैसे इस एग्जांपल में 30,000, तो जो अमाउंट मेरे 30,000 के बराबर या उससे ऊपर है उसे तो मैं सेपरेटली डिस्क्लोज करूंगा, अदरवाइज मैं उसे मर्ज कर दूंगा, जैसे कि स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स, ठीक है। और पहले वाले केस में क्या था, स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स को मैं मर्ज कर सकता हूं, लेकिन फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी को मुझे सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी नीड्स टू बी सॉरी, स्पेयर पार्ट्स एंड डब्ल्यूआईपी, सॉरी, मैं फिनिश गुड्स एंड टूल्स को मर्ज कर सकता हूं, लेकिन स्पेयर पार्ट्स एंड डब्ल्यूआईपी नीड टू बी सेपरेटली डिस्क्लोज बिकॉज दे एक्चुअली एक्सीड और आर इक्विवेलेंट टू माय मटेरियलिटी लेवल, दैट इज 30,000। तो अगर मेरे मटेरियलिटी लेवल के बराबर है या उससे एक्सीड होते हैं, या तो मटेरियलिटी लेवल के बराबर है या उससे एक्सीड होते हैं, तो मुझे उसे सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ता है, अदरवाइज आई कैन मर्ज बोथ ऑफ देम। तो ये फंडा है हमारा बेसिकली मटीरियलिटी का। तो हमने मटीरियलिटी पढ़ लिया। फिर रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी में हमने क्या पढ़ा कि आप देखो, अब हमारे पास रिलायबल होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। हमारे ऊपर लीगल केस फाइल हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका आउटकम हमें नहीं पता है। मतलब हमारे ऊपर लीगल केस फाइल हुआ है लेकिन इसका हमें आउटकम नहीं पता है, इसलिए हमने प्रोविजन नहीं बुक किया है। तो प्रोविजन नहीं बुक किया वो चलेगा, लेकिन क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन बतानी भी नहीं चाहिए यूजर्स को, दैट वुड बी रॉन्ग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इट मे बी इनअप्रोप्रिएट फॉर द एंटिटी टू रिकॉग्नाइज द फुल अमाउंट ऑफ द क्लेम इन द बैलेंस शीट। हमने भले ही प्रोविजन मतलब पूरा ना बुक किया हो, लेकिन although it may be appropriate to disclose the amount and the circumstance of the claim, लेकिन हमें ये इंफॉर्मेशन यूजर्स को बतानी चाहिए। तो पॉइंट क्या है, सबसे पहले अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए। रेलेवेंट कब होगी, जब मटेरियल आइटम्स को हमने सेपरेटली डिस्क्लोज किया, ठीक है। रिलायबल होनी चाहिए, रिलायबल मतलब, रिलायबल का मतलब अगर हमारे ऊपर कोई केस फाइल हुआ है तो हमें उसे डिस्क्लोज करना चाहिए, ठीक है, भले ही हमने उसका प्रोविजन कम अमाउंट का बना रखा हो, जितने का क्लेम है उतने का नहीं बनाया हो, लेकिन तब भी हमें उसे मतलब उसे इंफॉर्मेशन को बताना चाहिए कि दैट इज माय दैट वी हैव बीन, हमारे ऊपर लीगल केस फाइल हुआ है। तो देखो अंडरस्टैंडेबल, रेलेवेंट, रेलेवेंट कब होगी, जब मटेरियल इंफॉर्मेशन को हमने सेपरेटली डिस्क्लोज किया है। और रिलायबिलिटी कब बढ़ेगी, जब हम कोई चीज छुपाएंगे नहीं, मतलब वी विल रिप्रेजेंट ऑल द इंफॉर्मेशन फेथफुली, वी विल फॉलो द कांसेप्ट ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या बोलता है, मतलब मान लो मेरे पास एक एसेट था, ठीक है, अभी मैंने क्या किया, उसे बेचा,
उसे बेचा किसी थर्ड पार्टी को और उसने वापस से लीज पे ले लिया। अब मैंने ऐसा क्यों किया होगा, मान लो एसेट आ रहा था मेरे पास 10,000 रुपए का, ठीक है 10,000 रुपए का। अभी मुझे क्या चाहिए था, मुझे 12,000 रुपए का लोन चाहिए था। मतलब मेरे पास 10,000 रुपए का एसेट आ रहा था और मुझे क्या चाहिए था, एक तरीके से अगर आप समझो 10,000 रुपया मेरे पास एसेट आ रहा था और बेसिकली मुझे क्या करना था, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, मैंने इसे बेचा और वापस से इसे ले लिया लीज पे, ठीक है। तो अब क्या करना था मुझे, बेसिकली अगर आप समझो मुझे इनकम टैक्स में मान लो लॉस बुक करना था, लॉस बुक करना था। मैंने क्या किया, 10,000 का एसेट 8,000 में बेचा, ठीक है 8,000 में बेच दिया। तो मुझे 2,000 का लॉस हुआ, मैंने इनकम टैक्स में 2,000 का लॉस क्लेम कर दिया और उसे वापस लीज पे ले लिया, वापस लीज पे ले लिया। तो अब मुझे क्या होगा, जो लीज पेमेंट होगी ना उसका डिडक्शन मिलता रहेगा। तो अब आप समझो मैंने 10,000 का एसेट 8,000 में बेचा, 10,000 का एसेट 8,000 में बेचा, किस लिए बेचा, सिर्फ 2,000 रुपए का इनकम टैक्स में डिडक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो इसका सब्सटेंस क्या है, आज भी मैं एसेट को एंजॉय तो कर ही रहा हूँ, दिस इज नोन एज सेल एंड लीज बैक, मैंने बेचा और वापस से लीज कर लिया, ठीक है। हालांकि इनकम टैक्स में आज की डेट में इसके लिए प्रोविजन है, लेकिन वो छोड़ो आप, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, मैंने अल्टीमेटली एसेट को तो सेल मतलब बेनिफिट तो मैं ही एंजॉय कर रहा हूँ, तो इसे मुझे सेल अकाउंट फॉर नहीं करना है। इसलिए अगर आप देखो ये जब हम सेल एंड लीज बैक पढ़ेंगे इंडिया 116 में, तो हम इस एसेट को डी रिकॉग्नाइज नहीं करते, मतलब हम एंट्री ये नहीं डालते कि बैंक अकाउंट डेबिट 8,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,000 टू एसेट अकाउंट, हम ये एंट्री नहीं डालेंगे, हम एसेट को रिकॉग्नाइज ही रहने देते हैं। मतलब हम एसेट को रहने देते हैं, मतलब बुक्स में रहने देते हैं, हम उसे डी रिकॉग्नाइज नहीं करते, क्योंकि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो अभी हमने क्या पढ़ा, रिलायबल कब होती है इन्फॉर्मेशन, जब वो फेथफुली रिप्रेजेंट करे सारी सिचुएशन को, दैट इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म, दैट इज न्यूट्रल, दैट इज नॉट बायस्ड, दैट इज प्रूडेंट इन्फॉर्मेशन एंड दैट इज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो ये बेसिकली फीचर्स होने चाहिए अगर आपके इन्फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, रिलायबल होना है। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इसमें आपने एग्जांपल ले लिया सेल एंड लीजबैक, जिसमें हम एसेट को डी रिकॉग्नाइज नहीं करते, तबकि बुक्स में रिकॉग्नाइज ही लिखा दिया जाता है, ठीक है। और कंपैरेबिलिटी, अब चौथा फीचर है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होने चाहिए, कंपैरेबल होने चाहिए। तो अभी अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, अभी अपन ने पर्पस पढ़ लिया, स्कोप पढ़ लिया, यूजर्स पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लिया, गोइंग कंसर्न एंड अक्रूवल के बारे में पढ़ लिया, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को पढ़ लिया। अब हम समझेंगे कि व्हाट आर दी कॉन्स्टेंट्स जो कि रोकते हमें कोई भी इंफॉर्मेशन को रेलेवेंट या रिलायबल इंफॉर्मेशन देने से, मतलब क्या क्या हमें कौन कौन सी चीजें हमें रोकती है कि हम रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते। पहला तो है टाइम, पता चले कि उस इंफॉर्मेशन को निकालने में जो टाइम वेस्ट हुआ उतना बेनिफिट ही नहीं मिला, तो टाइमलीनेस इज कांस्टेंट। कॉस्ट एंड बेनिफिट, कॉस्ट मान लो जितना खर्चा आ गया उस इंफॉर्मेशन को निकालने का, उतना उस इंफॉर्मेशन का यूज ही नहीं है। तो हमें ये फैक्टर्स रोकते हैं रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो देखो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वो होती है जिसमें सारे मटेरियल अमाउंट डिस्क्लोज होने चाहिए। जैसे हमारे एग्जांपल में क्या था, 30,000 हमारी मटेरियलिटी लेवल थी, तो all the amounts that is above or equivalent to 30,000 should be separately disclosed। तो हमें क्या क्या चीजें रोकती है relevant and reliable information देने से, timeliness, cost and benefit comparison and balance between qualitative characteristics। इस पॉइंट को आप छोड़ सकते हो, आप बस ये समझ लो timeliness and cost is my constant। टाइम और कॉस्ट ये मुझे दो चीजें रोकती है रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन देने से, ठीक है। अब अपन चलते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता ही है, एसेट क्या होता है, एन एसेट इज एन रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये एक रिसोर्स होता है जो कि एंटिटी कंट्रोल करता है, मतलब अगर कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है तो वो दैट इज नॉट माय एसेट, ठीक है। इट इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पुराने इवेंट की वजह से, एंड फ्रॉम व्हिच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू बी फ्लो। तो ये क्या है, एसेट है एक रिसोर्स जो कि कंट्रोल कर रहा है एंटिटी, जिससे हमें क्या मिलने वाला है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ये एसेट आया क्यों था, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। तो एन एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट फ्रॉम व्हिच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड टू बी फ्लो, ठीक है। एसेट क्या है, एक रिसोर्स है, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी है, फिर मैंने बोला एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट एंड फ्रॉम व्हिच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड टू बी फ्लोन। तो वो हमारा क्या होता है, एसेट होता है। लाइबिलिटी क्या होती है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, द सेटलमेंट ऑफ, जिसमें हमारा आउटफ्लो होना है। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट जिसमें आउटफ्लो होना है, दैट इज नोन एज लाइबिलिटी, ठीक है। इक्विटी क्या होता है, इट इज अ रेजिडुअल इंटरेस्ट, ठीक है। तो एसेट माइनस लाइबिलिटी क्या होता है, इनकम, इक्विटी होता है, ठीक है। इनकम क्या होता है,
income means increase in the economic benefits during the accounting period और expense means decrease in the economic benefits। तो अगर मैं बोलूं asset क्या होता है, asset is a resource controlled by the entity as a result of past event जिससे हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आने वाले हैं। लाइबिलिटी क्या होता है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट जिसमें हमारा आउटफ्लो होने वाला है, ठीक है, एंड आउटफ्लो का अमाउंट हमें पता है, नहीं तो अगर नहीं पता होगा तो वो क्या बन जाएगा, प्रोविजन बन जाएगा, ठीक है। अगर देखो अगर हमें लाइबिलिटी तब हम रिकॉग्नाइज करते हैं जब हमें आउटफ्लो का एग्जैक्ट अमाउंट पता होता है, अदरवाइज हम प्रोविजन बुक करते हैं जब हमें अमाउंट नहीं पता है, दैट इज अनसर्टेन अमाउंट, ठीक है। तो लाइबिलिटी एंड इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये आप समझ गए, तो ये आप छोड़ दो, ठीक है। तो अभी अपन ने पढ़ लिया एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर हमने पढ़ लिया रिकॉग्निशन ऑफ एसेट्स, ये आप छोड़ दो, ये वाला टर्म्स ये हम रेस्पेक्टिव इंडियस में पढ़ते जाएंगे कि हमें कैसे एसेट को रिकॉग्नाइज करना है, लाइबिलिटीज को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, इनकम को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, एंड एक्सपेंडिचर्स को कैसे रिकॉग्नाइज करना है। अब अपन चलते हैं सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट पे, सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट सॉरी। तो इसमें क्या है, मेजरमेंट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम कैसे कौन कौन से मेजरमेंट बेसिस यूज करते हैं। एक तो है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट, जितने पे परचेज किया उतने पे आएगा, पीपीई जितने में परचेज किया उतने में आएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट क्या कॉन्सेप्ट है, आज मैं कितने में परचेज कर सकता हूँ, आज मैं कितने में परचेज कर सकता हूँ, दैट इज नोन एज करंट कॉस्ट, ठीक है। सेटलमेंट वैल्यू इज यूज्ड फॉर बेसिकली फॉर लाइबिलिटीज, कि मुझे अपनी लाइबिलिटी को सेटल करना है आज की डेट में, तो वो सेटलमेंट वैल्यू होती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कितने में खरीदा था, करंट कॉस्ट आज मैं कितने में खरीद सकता हूँ, सेटलमेंट वैल्यू मुझे लाइबिलिटी को सेटल करना है तो उतना अमाउंट, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज, ठीक है। एंड फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू क्या होती है, अब आपको समझ नहीं आ रहा डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू एंड करंट कॉस्ट। फेयर वैल्यू भी ये होती है कि मैं आज की कितने में कितना खर्चा, मतलब कितने दिन आज की डेट में कितने रुपए की चीज है, लेकिन फर्क क्या होता है, करंट कॉस्ट में मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन फेयर वैल्यू में मैं मतलब मैं ये देखता हूँ कि कोई एक अननोन पार्टी कितने रुपए में ट्रांजेक्शन करेगी। मतलब मान लो मेरे पास मुझे एक एसेट खरीदना है, मैं 500 रुपए देने हो तैयार हूँ, तो वो मेरे लिए क्या है, करंट कॉस्ट, ठीक है। लेकिन फेयर वैल्यू क्या है, मान लो कि वो दो अननोन पार्टीज के बीच में वो चीज 400 रुपए ही बिकनी चाहिए, तो दैट इज माई 400 रुपीज। तो फेयर वैल्यू क्या होती है, दैट इज नॉट एंटिटी स्पेसिफिक, रादर वो एक जनरल होती है। लेकिन जो करंट कॉस्ट होती है दैट इज एंटिटी स्पेसिफिक, मतलब मेरी मैं कितने में परचेज करूंगा वो होता है करंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट जितने में परचेज किया था, सेटलमेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एंड माई फेयर वैल्यू। अब अपन चलते हैं सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसका नाम है फिनेंशियल मेंटेनेंस वर्सेस फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। इसे हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू ही समझेंगे। तो इसमें क्या है, बेसिकली फिनेंशियल मेंटेनेंस वर्सेस फिजिकल मेंटेनेंस में हमारा, अब हम सबको जो समझेंगे ना वो एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। जो हमारा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 30A नाम का एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें अब समझना ध्यान से, एक इलस्ट्रेशन का एग्जांपल नंबर 30A में क्या हो रहा है, एक ट्रेडर ने बिजनेस स्टार्ट किया 12,000 रुपए से, उसने 6,000 यूनिट परचेज करी एट द रेट ऑफ ₹2, ठीक है। अब क्या किया इसने, मतलब बेसिकली बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में क्या लाया, स्टॉक लाया, स्टॉक कितने का लाया, 6,000 यूनिट परचेज करी, 6,000 यूनिट परचेज करी एट द रेट ऑफ 2,000, तो मतलब 12,000 रुपया मैं स्टॉक लेके आया। तो इसने बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो जर्नल एंट्री क्या हुई होगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो बेसिकली मेरा स्टॉक मैं लाया कितने रुपए में लाया, मतलब एज ए मैंने कैपिटल लाया, मैंने बेसिकली स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर मैंने ये जो स्टॉक है वो मैंने बेच दिया कितने रुपए में, 3 रुपए में 6,000 यूनिट्स मैंने बेच दी, तो मेरे पास कितने आए, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। मेरे पास पैसा इतना आया, मैंने 6,000 यूनिट्स बेच दी, कितने रुपए पे, मैंने बेच दी 6,000 रुपए, 6,000 यूनिट्स बेच दी 3 रुपए के हिसाब से, तो मुझे 18,000 रुपए मिले। तो मेरी जो कॉस्ट थी वो तो मैंने स्टॉक अकाउंट से खत्म कर दी। तो कॉस्ट क्या थी, 6,000 यूनिट्स मैंने परचेज करी थी 2 रुपए के हिसाब से, तो ये जो 12,000 रुपए थे ये तो मैंने खत्म कर दिए, ठीक है, 12,000 रुपए तो मैंने खत्म कर दिए थे। तो ये बेसिकली मेरा अगर आप देख पा रहे हो, सबसे पहले मैं स्टॉक लाया था, स्टॉक टू कैपिटल, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसे बेचा, कितने रुपए में बेचा, 18,000 रुपए में बेचा, और अपना स्टॉक खत्म कर दिया। अब मेरा क्या था, 6,000 रुपए प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट को मैं क्या करता हूँ, एक तरीके से ये मान लो प्रॉफिट क्या है, मेरा कैपिटल ही है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, माइनस 6,000 रुपए का। तो मेरा जो टोटल कैपिटल आ रहा था, क्लोजिंग कैपिटल, दैट वाज माय 18,000। तो जो मेरा 18,000 का बेसिकली, अब देखो अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूँ तो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेगी, मेरा स्टॉक बैलेंस तो खत्म हो गया,
12,000 आया, 12,000 चला गया, तो 12,000 आया, 12,000 चला गया, तो बैंक में मेरे 18,000 रुपए है, और मेरी जो कैपिटल अकाउंट है उसमें कितने रुपए है, कैपिटल अकाउंट में कितने हैं, 18,000 रुपए, 18,000 रुपए, ठीक है। तो अब फाइनेंशियल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जितने रुपए आपके पास ओपनिंग में थे, क्या आपके पास क्लोजिंग में भी है। तो अगर आपके पास ओपनिंग में कितनी इक्विटी थी, आपके पास ओपनिंग में 12,000 की इक्विटी थी, ठीक है। अगर मैं ओपनिंग के बैलेंस प्लॉट करूं तो यहाँ पे कितना हुआ, 12,000 रुपए की ओपनिंग इक्विटी थी, तो हमने अपने फिनेंशियल कैपिटल को मेंटेन किया है, बल्कि हमने उसे मेंटेन नहीं, हमने 6,000 रुपए के साथ बढ़ाया भी है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ना, उसने विड्रॉ भी कर लिए 6,000 रुपए, तो उसने अपना कैपिटल विड्रॉ कर लिया, कितने रुपए, 6,000 रुपए, तो एंट्री क्या हुई, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, तो ये इसने कैपिटल विड्रॉ कर लिया, 6,000 रुपए विड्रॉ कर लिया, तो बेसिकली कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जर्नल एंट्री हुई, तो कैपिटल में से ये बैलेंस कम हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, अब अगर आप देखो 12,000 रुपए ही रहा, बैंक अकाउंट भी आपका 6,000 रुपए से कम हो जाएगा, तो आपका 12,000 ही रहा। तो अब आपका फिनेंशियल कैपिटल मेंटेन रहा, लेकिन बढ़ा नहीं। मतलब अगर आप 6,000 रुपए विड्रॉ कर लेते हो तो आपका फिनेंशियल कैपिटल मेंटेन तो रहा, लेकिन बढ़ा नहीं। तो अगर मैं सिंपल बोलूं, आपको इसमें क्या करना है, आपको आपको सिंपल सी बात है, बस आपको ओपनिंग इक्विटी को कंपेयर करना है। ओपनिंग इक्विटी कितनी थी हमारे पास, ओपनिंग इक्विटी जो थी, ओपनिंग इक्विटी जो हमें दे रखी थी, वो थी हमारे पास कितने रुपए, हमारे पास थी 12,000 रुपए। अब हमारी क्लोजिंग इक्विटी क्या होगी, क्लोजिंग इक्विटी होगी हमारे पास 12,000 रुपए, तो हमारा जो हमने स्टार्ट किया था, प्लस हमने 6,000 रुपए प्रॉफिट कमाया, तो उसमें से हमने 6,000 रुपए विड्रॉ कर लिया, तो ये हमारी क्लोजिंग इक्विटी है। तो अब हमारा जो फिनेंशियल कैपिटल है, दैट इज मेंटेन्ड बट नॉट एनहेंस्ड, हमारा फिनेंशियल कैपिटल हमने मेंटेन किया है लेकिन बढ़ाया नहीं है। तो फिनेंशियल कैपिटल मींस, फिनेंशियल मेंटेनेंस का क्या मतलब हुआ, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट यही है फंडा, कि आपका ओपनिंग इक्विटी और क्लोजिंग इक्विटी मैच होना, मतलब आपने क्या मेंटेन किया है या नहीं किया, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा एक मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट है, इसका मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट क्या है, फिनेंशियल मेंटेनेंस ही बोलते हैं हम इसे भी, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, लेट सपोज आपकी ओपनिंग इक्विटी थी, ओपनिंग इक्विटी थी आपकी, लेट सपोज 12,000 रुपए थी, ठीक है। उस समय आपने 12,000 रुपए में स्टॉक परचेज कर लिया था, इतने रुपए लगा के 12,000 रुपए लगा के परचेज कर लिया था। लेकिन अब आपको पता है महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ी, तो 100 रुपया जो इंडेक्स था ना, मतलब जो महंगाई का इंडेक्स था ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो 100 रुपए से 120 रुपए चला गया। तो मतलब जो स्टॉक आपने जो पहले 12,000 रुपया लिया था, वो आज की डेट में आपको कितने यहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा ओपनिंग, कितने यहाँ मिलेगा, वो 12,000 का स्टॉक आपको इतने यहाँ मिलेगा आज की डेट में वो 120 का मिलेगा, पहले वो 100 का मिलता था। तो आज की डेट में वही स्टॉक आपको इतने यहाँ मिलेगा, 14,400 का मिलेगा, ठीक है, 14,400, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या कंपेयर करेंगे, इसमें हम बेसिकली कंपेयर करेंगे क्लोजिंग इक्विटी क्या है। क्लोजिंग इक्विटी मेरे पास क्या थी, क्लोजिंग, अगर आप ऊपर वाली इलस्ट्रेशन में चलो तो क्लोजिंग इक्विटी क्या थी मेरे पास, क्लोजिंग इक्विटी बेसिकली मैंने 12,000 रुपए लगाए थे, प्लस 6,000 रुपए कमाए थे, 6,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया था, जिसमें से मैंने 6,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो 12,000 रुपए मेरी क्लोजिंग इक्विटी थी। लेकिन अगर मैं आज भी वही स्टॉक परचेज करना चाहता हूँ जो मेरे पास ओपनिंग में था, तो 12,000 रुपए की चीज आज की डेट में 14,400 रुपए हो गई। तो इसका जो जनरल प्राइस, इधर हम जो मल्टीप्लाई करते हैं, वो हम जनरल प्राइस इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो फिजिकल मेंटेनेंस भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है, फिजिकल मेंटेनेंस भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन बस फर्क क्या है, वो स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स होता है। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे जो वर्ड यूज होता है वो होता है स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स, और ये जो फिनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में जो यूज होता है, ये होता है जनरल प्राइस इंडेक्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप चने खाते हो, चने, ठीक है। अब चने कंज्यूमर गुड्स है, तो इसका इंडेक्स क्या हुआ, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो वो तो हो गया ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ देख रहे हो, अगर चने का इंडेक्स देख रहे हो, तो वो हो गया नीचे वाला। तो देखो अगर एक्चुअल फिगर पे जा रहे हो तो हुआ वो फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, और अगर आप जनरल फिगर पे जा रहे हो, मतलब ओवरऑल कितना बढ़ा, तो वो फिर वो होता है फिनेंशियल मेंटेनेंस एट क्लोजिंग प्राइसेस, इसे हम बोलते हैं फिनेंशियल मेंटेनेंस एट क्लोजिंग प्राइसेस। तो अब देखो, अब आपके पास इक्विटी कितनी है, 12,000 रुपए की, लेकिन अगर आपको अब स्टॉक परचेज करना है, तो अब आपको 14,400 रुपए बाई करने पड़ेंगे। तो आपने एक तरीके से बोलूं तो आपने अपनी
फाइनेंशियल कैपिटल को मेंटेन नहीं किया और आपकी कैपिटल 2400 रुपए से शॉर्ट है, तो मतलब आपको कितने रुपए कम विड्रॉ करने चाहिए थे? आपको 2400 रुपए कम विड्रॉ करने चाहिए थे, तो आपकी कैपिटल मेंटेन होती। तो आपको कितने रुपए विड्रॉ करने चाहिए थे? आपको सिर्फ 3600 रुपए ही विड्रॉ करने चाहिए थे, ताकि आपकी कैपिटल मेंटेन हो जाती। मतलब क्लोजिंग इज इक्वल टू स्पॉट प्राइसेस एट जनरल इंडेक्स, नॉट एट द स्पेसिफिक इंडेक्स। ठीक है, ये फंडा होता है हमारा किसका? देखो अगर मैं आपको समझाता हूँ फिनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। फिनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में अगर आप देखो, पहले वाले में क्या हो रहा है? पहले वाले में हम इन्फ्लेशन को फैक्टर नहीं करते, हम ओपनिंग इक्विटी और क्लोजिंग इक्विटी को कंपेयर करते हैं पहले वाले में। अगर एग्जांपल 30A में देखो आप, तो हमारा हम क्या कंपेयर करते हैं? क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल को कंपेयर करते हैं। लेकिन फिनेंशियल कैपिटल एक करंट परचेसिंग पावर में हम क्लोजिंग कैपिटल और स्टॉक को मतलब ओपनिंग कैपिटल को एट क्लोजिंग प्राइसेस, मतलब 12,000 का कैपिटल आज की डेट में कितना हो गया होगा? एट जनरल प्राइस इंडेक्स हम उसे बोलते हैं, वो 14,000 रुपए, 14,400 रुपए हो गया होगा। ये जनरल इंडेक्स है। और फिजिकल मेंटेनेंस में जो इंडेक्स यूज होता है वो स्पेसिफिक इंडेक्स होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अगर हम ये नीचे वाला फंडा देखें, नीचे वाले में हमारी जो क्लोजिंग इक्विटी है वो तो 12,000 ही आएगी, क्योंकि हमने 6,000 रुपए कमाए, 6,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। ठीक है, लेकिन अब आप इसमें देखो स्टॉक कितने का आएगा? स्टॉक आएगा आपके पास 12,000 की चीज में उसका इंडेक्स कितने से बढ़ा? 125 पे। ठीक है, तो 12,000 की चीज अब 125, पहले 100 रुपए थी, अब 125 की होगी, तो अब आपको 15,000 रुपए चाहिएगा। तो ये हो जाएगा 15,000 माइनस में। बस यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने ना 9,000 ले रखा है, दिस इज रॉन्ग। हमें लेना चाहिए यहाँ पे कितना लेना चाहिए? हमें यहाँ पे 12,000 लेना चाहिए, क्योंकि हमें क्लोजिंग कैपिटल मेंटेन, क्लोजिंग कैपिटल जो है हमारा वो कितना है? वो हमारा 12,000 है, वो हमारा 12,000 है। तो हमें जो क्लोजिंग इक्विटी है वो 12,000 लेनी चाहिए। 12,000 माइनस 15,000, तो ये आंसर आना चाहिए -3,000। तो ये इंस्टीट्यूट का यहाँ पे एरर है, तो ये आपको देखना है। तो देखो अगर मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिनेंशियल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसमें हम ओपनिंग और क्लोजिंग इक्विटी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, दूसरा फिनेंशियल मेंटेनेंस एट करंट परचेजिंग पावर, इसमें हम जो ओपनिंग इक्विटी है उसे हम बढ़ा देते हैं विद द जनरल इन्फ्लेशन, नॉट एट द स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। और जो फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस होता है इसमें हम बढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं, जो क्लोजिंग जो होता है, क्लोजिंग जो क्या ओपनिंग जो इक्विटी होता है एट द स्पेसिफिक इंडेक्स, यहाँ पे हम स्पेसिफिक इंडेक्स से बढ़ाते हैं। ओपनिंग कैपिटल को हम जो बढ़ाते हैं वो एट द स्पेसिफिक इंडेक्स बढ़ाते हैं, यहाँ पे हम क्या बढ़ाते हैं? एट जनरल इंडेक्स, बस फर्क यही है। तो ये हमारे बेसिकली कॉन्सेप्ट है। तो फिनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, फिनेंशियल में दो टाइप, एक एट करंट कॉस्ट। ठीक है, इसका मैं आपको एक चार्ट भी दे दूंगा, मैं अपने इस नोट्स में ही अपडेट कर दूंगा। तो बेसिकली क्या होगा चार्ट में, मैं बता देता हूँ आपको। चार्ट में बेसिकली हम यहीं पे बना लेते हैं चार्ट। हम बनाएंगे सबसे पहले फिनेंशियल मेंटेनेंस। फिनेंशियल मेंटेनेंस में क्या होता है? फिनेंशियल मेंटेनेंस, ठीक है, ये एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। अभी आपके सामने ही मैं चार्ट बना देता हूँ, हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, फाइनेंशियल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या होगा इसका? इसका होगा ओपनिंग इक्विटी, क्लोजिंग इक्विटी, क्लोजिंग इक्विटी माइनस ओपनिंग इक्विटी। ठीक है, ये सारा किस पे मेजर होगा? एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, दूसरा क्या होगा? फाइनेंशियल मेंटेनेंस एट करंट परचेजिंग पावर। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? एट करंट परचेजिंग पावर। तो ये जो होगा है ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट की जगह क्या हो जाएगा? एट करंट परचेजिंग पावर। करंट परचेज मतलब करंट परचेजिंग पावर में हम क्या करेंगे? जो ओपनिंग इक्विटी है, क्लोजिंग इक्विटी तो एज इट इज आएगा, लेकिन जो ओपनिंग इक्विटी है हम इसे रीस्टेट करेंगे फॉर जनरल इन्फ्लेशन, फॉर जनरल इन्फ्लेशन। ठीक है, फॉर जनरल इन्फ्लेशन। ठीक है, सो फॉर जनरल इन्फ्लेशन, तो ओपनिंग इक्विटी को हम रीस्टेट करेंगे फॉर जनरल इन्फ्लेशन। अब हम पढ़ेंगे लास्ट कॉन्सेप्ट, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। फिजिकल है ना, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। इसमें हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा? इसमें हमारा क्लोजिंग इक्विटी सेम रहेगा, ओपनिंग इक्विटी को हम रीस्टेट करेंगे फॉर दी स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। स्पेसिफिक, ठीक है, तो यहाँ पे जो हम इन्फ्लेशन कंसिडर करेंगे वो स्पेसिफिक करेंगे। तो ये हमारे बेसिकली क्या बोलते हैं? फॉर्मूलाज हो गए। तो ये पर्टिकुलर्स एंड देयर फॉर्मूलाज। ठीक है, ये हमारा मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। इस फाइल को मैंने सेव कर दिया, मैं आपके साथ ये फाइल पूरी शेयर कर दूंगा। तो ये मेरे फॉर्मूला टैब बन गया। तो ये बेसिकली मेरा फॉर्मूला है फॉर क्या बोलते हैं, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस एंड फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गोइंग कंसर्न वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको पूरा चैप्टर वो थ्रू करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ये अपडेट कर देता हूँ, फाइनेंशियल वर्सेस फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, ये टेबल मैं आपकी पीपीटी में अपडेट कर देता हूँ। अभी रुको, यहाँ पे मैं नोट्स में गया, पीपीटी में मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके अब रिवाइज नोट्स आ जाएंगे आपके पास, मैं ये नोट शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर्मूला बन गया, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। तो ये हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है। अब अपन चलते हैं, सारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने सबसे पहले, हमारा जो ये था ना, क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। हाँ, फ्लो चार्ट पे चलते हैं। पर्पस हमने समझ लिया, डेवलपमेंट ऑफ द इंडियाज, एप्लीकेशन ऑफ द इंडियाज, ठीक है। स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, आइटम्स क्या क्या होंगे, डेफिनेशंस ऑफ वेरियस आइटम, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट वाज द कैपिटल मेंटेनेंस। यूजर्स हमें पता है, वो हमने लर्न कर लिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डिटरमिन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। अंडरलाइंग असम्पशन, गोइंग कंसर्न एंड अक्रूवल। गोइंग कंसर्न में हमने क्या सीखा, सारी चीजों को कैश बेसिस पे बनाना है। इसमें बस आपने ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल और कैश अकाउंट, वो आपको तीनों बनाने हैं, ठीक है। वो तीनों अकाउंट बनाने हैं, तब जाके आपकी बैलेंस शीट में वो कैश, ट्रेड पेबल और वो सब बैलेंस टैली होगा। इसमें बस आपको माइंड में ये रखना है कि जब आप लोन को प्रीपे करते हो तो आपको प्रीपे पेनल्टी लगती है, जो कि अपन के एग्जाम्पल में 2500 रुपए की थी, तो वो आपको बुक करनी है। अब अपन चलते हैं, अक्रूवल आपको पता ही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्वालिटेटिव एस्पेक्टिव, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस। रेलेवेंस में हमने पढ़ा मटीरियलिटी। मटीरियलिटी, जो आइटम इक्विवेलेंट टू या अबव मटीरियलिटी, उसे हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। रिलायबिलिटी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, न्यूट्रलिटी, प्रूडेंस एंड कंप्लीटनेस, ठीक है। और चौथा इंपॉर्टेंट फीचर होना चाहिए कंपैरेबिलिटी। फिर अपन चलते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हमें रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन देने से रोकती है, तो ये हमने पढ़ा टाइम एंड कॉस्ट। फिर अपन चलते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हमने पढ़ा एसेट लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर ये हमारा बेसिकली यहाँ पे मैंने टेबल अपडेट कर दी है, ठीक है। ये हमारा बेसिकली, रुको मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी टेबल अपडेट हो गई है। तो ये हमारा बस चार्ट बन गया पूरी। अब मैं रिवाइज पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। तो ये अभी हमने पढ़ लिया था, तो अभी चलते आगे और ठीक है। अभी अपन ने पढ़ लिया रिकॉग्निशन, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लिया। अब अपन चलते रिकॉग्निशन ऑफ एलिमेंट, ये हम डिफरेंट इंडियस में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। जो इंडेक्स पढ़ेंगे, जैसे एसेट बेस में हम उसका रिकॉग्निशन पढ़ेंगे, लायबिलिटी में लायबिलिटी पढ़ेंगे। अब मेजरमेंट में हमने 5 चीजें पढ़ी, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, सेटलमेंट कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। करंट कॉस्ट, फेयर वैल्यू में फर्क यही है, करंट कॉस्ट मेरे लिए स्पेसिफिक होती है, फेयर वैल्यू सबके लिए होती है। मतलब कोई दो अननोन बंदे भी ट्रांजेक्शन करे तो उसी अमाउंट पे होगा। करंट कॉस्ट क्या होती है, मेरी सिचुएशन को देख के मेरे लिए क्या प्राइस है। मतलब मान लो मुझे ऑटो की बहुत जरूरत है, तो मेरे लिए प्राइस है 50 रुपए, लेकिन अगर वही ऑटो नॉर्मल लेता तो 40 रुपए, तो 40 रुपए फेयर वैल्यू है, लेकिन मुझे जरूरत है तो 50 रुपए, तो ये दैट इज माई करंट कॉस्ट, लेकिन 40 रुपए क्या है, फेयर वैल्यू, ठीक है। ये फंडा है। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, ये पढ़ लिया। फाइनेंशियल कैपिटल में ओपनिंग इक्विटी माइनस क्लोजिंग इक्विटी माइनस ओपनिंग इक्विटी। फाइनेंशियल मेंटेनेंस में हमें सबसे लास्ट में जाना है, उसमें हमें देखना है क्लोजिंग इक्विटी एट करंट परचेसिंग पावर, क्लोजिंग इक्विटी माइनस ओपनिंग इक्विटी एट करंट परचेसिंग पावर। ये हमारा फाइनेंशियल मेंटेनेंस एट, ये देखो यहाँ पे रहा हमारा, जो अभी हमने टेबल बनाई है, ये सबसे लास्ट में हमने अभी अभी अपडेट किया अपने चार्ट्स को। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फाइनेंशियल मेंटेनेंस एट करंट परचेसिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग रीस्टेटेड फॉर जनरल इन्फ्लेशन। इसमें हमें क्या करना है, जनरल इन्फ्लेशन को इंप्रूव करना है। और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में क्लोजिंग इक्विटी माइनस ओपनिंग इक्विटी रीस्टेटेड फॉर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। ये बस आपका खत्म हो जाता है। तो आपको होपफुली ये क्लास समझ आई होगी और आपने एंजॉय किया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर, आपने पूरा सुना लेक्चर अच्छे से। बस ऐसे ही देखते जाना लेक्चर। हम अराउंड 150 आवर्स में 150 या 180 आवर्स में हम पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग खत्म कर देंगे। ऐसे ही बस हमें स्पीड मेंटेन करनी है, स्पीड विद क्वालिटी विद ऑल कॉन्सेप्ट्स विद ब्यूटीफुल चार्ट्स, ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा और इसी तरीके से हम चलते जाएंगे। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ माय फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, थैंक्स अ लॉट, ओके बाय।